अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ओरिएंट अकेडमी में खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त आमिर ख़ान। आज के इस वीडियो में हम इस किताब का तीसरा हिस्सा मुकम्मल सुनने जा रहे हैं। जिन हजरात ने इस किताब का पहला और दूसरा हिस्सा नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए देख सकते हैं। तीसरा हिस्सा, जन्नत अमल करने वालों की मदद करती है। बेन स्टेन ने कहा, कुछ भी खुद ब खुद नहीं होता है, वो सब कुछ आपके रास्ते में आ जाएगा जब आप ये समझ लें कि आपने अपनी मेहनत और मुशक्कत से उसे अपना रास्ता बनाना है। सबक नंबर 9, मस्बत लोगों के साथ वाबस्तगी इख्तियार करो। एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल्स। जिंदा बाइबल की कहावत नंबर 27, आईना इंसान के चेहरे की अक्कासी करता है, लेकिन वो वाक़ियतन जो है वो उस वक्त नजर आता है जब वो अपने दोस्तों का इंतखाब करता है। हाई स्कूल में माइक ने अपने पड़ोस में लड़कों के एक ग्रुप के साथ काफी वक्त सर्फ किया। माइक के मुताबिक इन लड़कों को सिर्फ सामने के बरामदे पर बैठकर गाड़ियों को जाते हुए देखना पसंद था। उनके ना कोई अहदाफ थे और ना ही कोई ख्वाब। वो हमेशा मनफी रहते थे। जब भी माइक ने मशवरा दिया कि वो कुछ नया करें तो दूसरे उसकी हौसला शिकनी करते थे। उन्होंने उसे बताया, ये बेवकूफ है या ये कूल नहीं है। माइक सिर्फ उनके साथ था ताकि वो उस ग्रुप का हिस्सा बना रहे। जब माइक कॉलेज गया तो वो फिर कुछ मनफी लोगों में चला गया, लेकिन उसने ऐसे लोगों से भी मुलाकात की जो मस्बत थे, जो सीखना चाहते थे, जो चीजें हासिल करना चाहते थे। माइक ने अपना वक्त मस्बत लोगों के साथ गुजारने का फैसला किया। तकरीबन फौरन ही माइक ने अपने बारे में बहुत बेहतर महसूस करना शुरू कर दिया। उसने एक उम्दा रवैया तैयार किया। उसने अहदाफ का तयन करना शुरू कर दिया और मुझे ये बताते हुए खुशी होगी कि वो एक एक करके अपने तमाम अहदाफ को पूरा कर रहा है। जब मैंने माइक से पूछा कि उसके हाई स्कूल के दोस्तों के साथ क्या हुआ है तो उसने मुझे बताया वो अब भी उसी मोहल्ले में रहते हैं, वो अब भी मनफी है और वो अब भी अपनी जिंदगियों के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं। माइक ने मजीद कहा, अगर मैं उन लड़कों के साथ घूमता फिरता तो मैं कभी भी यहाँ नहीं होता। मैं अभी भी कॉर्नर दिल्ली में रहता और पिन बॉल खेल रहा होता। माइक की कहानी दूसरों का हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होने के बारे में एक उम्दा याद दहानी है। और फिर बाज़ औक़ात हमें बाज़ लोगों के साथ रहने की आदत पड़ जाती है और हम उसके अंजाम के बारे में नहीं सोचते। क्या आपने कभी वो मुहावरा सुना है, मुझे बताएं कि आप किसके साथ घूमते फिरते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन हैं। इस सादा बयान में बहुत सी हिकमत है। क्या आपने इस बारे में कुछ सोचा है कि ये असूल आपकी जिंदगी को किस तरह डाल रहा है और उसकी तश्कील करता है? जब आप बड़े हो रहे थे तो उसके बारे में सोचो। क्या आपको याद है कि हमारे वालिदैन इस बारे में कितना फिक्रमंद थे कि हमने किसके साथ मुलाकात की? हमारे माँ या वालिद हमारे दोस्तों से मिलना चाहते थे और उनके बारे में हर किस्म की तफसीलात जानना चाहते थे। क्यों? हमारे वालिदैन जानते थे कि हम अपने दोस्तों से बहुत मुतासर होंगे, कि हम उनकी कुछ आदत अपनाने की कोशिश करेंगे और ये कि हम शायद वो काम करेंगे जो हमारे दोस्त कर रहे थे। हमारे वालिदैन अच्छी वजह से परेशान थे और मैं शर्त लगाता हूँ कि अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनके दोस्तों को करीब से देखते होंगे, क्योंकि उन नौजवानों का आपके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। जहरीले लोग और परवरिशमंद लोग, टॉक्सिक पीपल एंड नरिशिंग पीपल्स। आज के लिटरेचर अदब में हम जहरीले अफराद और परवरिश पाने वाले लोगों की इस्लाहात देखेंगे। जैसा कि आप तवक्को कर सकते हैं, जहरीले लोग वो होते हैं जो हमेशा मनफी रहते हैं। लुगत में टॉक्सिक जहरीले की वजाहत पॉइजनस है। जहरीले लोग मुस्तकिल तौर पर ज़बानी जहर उगलते हैं। इसके बरक्स परवरिश की लुगत की तारीफ तरक्की को फरोग देने के लिए है। परवरिश करने वाले लोग मज़बत और मुआविन होते हैं। वो आपकी रूहें बुलंद करते हैं और उनका आपके आसपास होने की खुशी भी होती है। जहरीले लोग हमेशा आपको उनकी सतह लेवल पर घसीटने की कोशिश करेंगे। वो आपको उन सभी चीज़ों के साथ जोड़ देते हैं जो आप नहीं कर सकते और वो तमाम चीज़ें जो नामुमकिन हैं। वो आपको नाकिस मईशत, उनकी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात, जल्द ही आपकी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों और मुस्तकबिल के खौफनाक इम्कानात के बारे में उदास बयानात से आपको रोकने की कोशिश करते हैं। अगर आप खुशकिस्मत हैं तो वो उनके दर्द और तकलीफ के बारे में कुछ अल्फाज आपके सामने फेंक सकते हैं। जहरीले लोगों की बातें सुनने के बाद आप खुद को बेबस और सूखा सा महसूस करते हैं। हौसला अफजाई के स्पीकर लेस ब्राउन ने उन लोगों को ख्वाबों के कातिल कहा है। माहिर नफ्सियात जैक कैनफील्ड ने उन्हें एनर्जी वैम्पायर्स के तौर पर बयान किया है।
क्योंकि वो आपकी तमाम मस्बत तवानाई को चूस लेते हैं। क्या आप कभी किसी मनफी शख्स के साथ रहे हैं और महसूस किया है कि वो शख्स जिस्मानी तौर पर आपसे तवानाई ले रहा है? मेरे ख्याल में हम सबको ये तजुर्बा कई बार हुआ है। एक चीज यकीनी है, जहरीले लोग आपके साथ वक्त गुजारे और उनके मनफी पैगामात आपको परेशान कर देंगे। जैसा कि किसी ने कहा है, हम जिस चीज के आसपास हैं हम उसका हिस्सा बन जाते हैं। दूसरी तरफ जब आप मस्बत, पुरजोश और मददगार लोगों के आसपास होते हैं तो आपको कैसा लगता है? आप हौसला अफजा और मुतासर होंगे। मस्बत लोगों के बारे में कुछ हैरत अंगेज है। ऐसा लगता है कि उनमें मस्बत तवानाई है जो कमरे को रोशन करती है। जब आप उनके आसपास होते हैं तो आप उनका रवैया अपनाना शुरू कर देते हैं और आपको ऐसा लगता है जैसे आपने अपने मकासद की भरपूर जदोजहद करने की ताकत में इजाफा किया हो। जब मैं मस्बत लोगों के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दोस्त जॉन लीजेच फौरन जहन में आ जाता है। जब भी मैं जॉन के साथ बात करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया को फतह कर सकता हूँ। जॉन एक इंतहाई मस्बत शख्स है जिससे आप कभी मिल सकते हो। मैं खुद को एक बहुत ही मस्बत शख्स समझना पसंद करता हूँ। 1 से 10 के पैमाने पर 10 इंतहाई मस्बत होने के साथ मैं अपने आप को शायद 9.5 दूंगा। मुझे जॉन लीजिच को 14 नंबर देना पड़ेगा। वो चार्ट से बहुत दूर है। वो हमेशा मस्बत, हमेशा पुरजोश रहता है और वो उस रास्ते को अबूर करने वाले हर एक को जबरदस्त लिफ्ट देता है। उसका रवैया लोगों को अजमत की तरफ रागिब करता है। क्या आप देख सकते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में जॉन जैसे दोस्त होंगे तो आपका रवैया कितना बेहतर हो सकता है। रेडियो पर वो बेवकूफाना गाने, दोज सिली सॉन्ग्स ऑन द रेडियो। मुझे यकीन है कि यह आपके साथ मुताद्दिद बार हुआ है। आप रेडियो पर एक गाना सुनते हैं और आप अपने आप से कहते हैं ये कितना मुज़ायका खेज गाना है। उस दिन के बाद आप फिर वही गाना सुनेंगे। अगले दिन आपने ये गाना कुछ और बार सुना। जैसे ये गाना चार्ट में ऊपर चढ़ जाता है आप उससे दूर नहीं हो सकते। आप उसे हफ्ते में कई बार सुनेंगे। फिर कुछ नाकाबिले यकीन होता है, आप घर बैठे हुए हैं और अचानक आप उस बेवकूफाना गाने सिली सॉन्ग को गाना शुरू कर देते हैं। अगर उसी लम्हे मैं आपसे पूछता कि आप इस गाने के बारे में क्या सोचते हैं तो आप मुझे बताते ये खौफनाक है, फिर तुम क्यों गा रहे हो? हकीकत ये है आप जो कुछ भी बार बार सुनते हो वो आपके शऊर में सबसे आगे होगा। जैसा कि आपको भी मालूम है, एक बार जब ये गाना कम मकबूल हो जाता है और रेडियो पर इतनी कसरत से नहीं चलाया जाता है, आप उसके बारे में सोचते हैं और उसे खुद ही गाते हैं। यहाँ एक अहम सबक है, दिमाग जो कुछ भी बार बार दोहराता है उस पर गौर करता है। बदकिस्मती से दिमाग उन पैगामात के दरमियान इम्तियाज नहीं करता जो हमारे लिए अच्छे हैं और जो हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर हम अक्सर कुछ सुनते हैं तो हम उस पर यकीन करेंगे और इस पर अमल करेंगे। जिस तरह कई बार दोहराया जाने वाला गाना हमें उस गाने के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा, उसी तरह कामयाबी के बारे में भी बार बार ख्यालात हमें कामयाबी के बारे में सोचने पर मजबूर करेंगे। जैसा कि किसी ने कहा है, आपके दोस्त आपका नज़ारा बढ़ा देंगे या आपके ख्वाबों को घटा देंगे। लिहाजा अगर हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हम अपने जहनों को मस्बत पैगामात से भरें तो हम ज्यादा मस्बत साबित होंगे और अपने मकासद के हसूल के लिए डट कर आगे बढ़ेंगे। ज्यादा मस्बत ताकत बेहतर है। और हम ये मस्बत ताकत कहाँ से हासिल कर सकते हैं? ठीक है, एक तरीका ये है कि हौसला अफजा किताबें पढ़ें। मुबारक हो क्योंकि आप अभी भी ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम हौसला अफजा ऑडियो प्रोग्राम सुन सकते हैं और मस्बत लोगों के साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजार सकते हैं। स्मोकी की स्पंज थ्योरी। स्मोकीज स्पंज थ्योरी। मैंने अपने दोस्त ग्लेन स्मोकी से लोगों के साथ अपने आप को घेरने की अहमियत और रवैये के बारे में बहुत कुछ सीखा है। स्मोकी ने कब्रिस्तान और आखिरी रसूमात की सनअत में 45 साल तक फरोख्त में काम किया है। अगरचे ये एक उदास मैदान की तरह महसूस होता है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि स्मोकी एक मस्बत बारूद है। जब भी मैं स्मोकी के साथ फोन पर बात करता हूँ मुझे उम्दा महसूस होता है। स्मोकी ने मुझे समझाया कि इंसान स्पंज की तरह है। हम जो भी इर्द गिर्द के लोग कह रहे हैं उसे जज्ब कर लेते हैं। लिहाजा अगर हम किसी के साथ वक्त गुजारते हैं जो मनफी है तो हम मनफियों को जज्ब करते हैं और उससे हमारे रवैये पर असर पड़ता है। यकीनन उसका उलट भी सच है। जब हम मस्बत लोगों के गिर्द घूमते हैं तो हम मस्बत को जज्ब करते हैं, हम बेहतर महसूस करते हैं और बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। मैंने एक बार स्मोकी से पूछा, अगर आप किसी मनफी शख्स से बात कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उसने कहा, मैं उस शख्स से जितना हो सकता है उससे दूर हो जाता हूँ। मैं कुछ ऐसी बात कहूँगा जैसे गॉश आपको देखकर अच्छा लगा, और मैं
किसी दूसरे शख्स के पास चला जाता हूँ। फिर मैंने स्मोकी से पूछा, क्या आपका कभी ऐसा कोई दोस्त था जो मनफी था? उन्होंने कहा, ज्यादा दिन नहीं। ठीक है स्मोकी, अपनी दोस्ती का अंदाजा लगाएं। इवेल्युएट योर फ्रेंडशिप। ये अहम है कि आप अपने दोस्तों का वक्तन फवक्तन अंदाजा लगाएं, यहाँ तक कि जिनको आपने कई सालों तक बरकरार रखा है। मुझ पर एतमाद करो, ये एक मामूली मसला नहीं है। जो आपके वक्त पर कब्जा करते हैं वो आपके सबसे कीमती कब्जे पर एक अहम असर डालते हैं, आपके दिमाग पर। क्या आप अपने आप को मनफी दोस्तों के साथ, अपने इर्द गिर्द और अपने आरामदायक घंटों में उनके साथ बहुत वक्त खर्च करते हैं? अगर ऐसा है तो मैं आपसे उन लोगों के साथ बहुत कम वक्त खर्च करने के बारे में सोचने के लिए बोलने जा रहा हूँ, या उनके साथ कोई भी वक्त नहीं। सख्त आवाज़ है, क्या ये नहीं है? सबके बाद मैं आपको मशवरा देना चाहता हूँ कि आपको अपने तवील दोस्त के साथ मुलव्विस होना महदूद या ख़त्म करना होगा। जब मैं लोगों को ये अपने सेमिनार में बताता हूँ तो कोई ना कोई अपना हाथ उठाता है और मुझे सर्द या गैर जानिबदार होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। सामाईन के रुकन आमतौर पर कहेंगे, क्या हम उन्हें छोड़ने के बजाय अपने मनफी दोस्तों की मदद करने की कोशिश नहीं करें? ठीक है, आप जो भी सोचते हैं वो ऐसा करने के लिए आज़ाद हैं और हर सूरत हाल को अपने मुनफरिद हक़ाइक़ पर निपटने के लिए ज़रूरी है। ताहम मैंने महसूस किया है कि ज़्यादातर मुकामात में उन मनफी दोस्तों के इर्द गिर्द घूमना उनकी मदद नहीं करता और ये आपकी भी मदद नहीं करता। हर कोई नीचे गिर जाता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मनफी लोग तब्दील नहीं होना चाहते हैं। वो सिर्फ किसी को चाहते हैं कि वो अपनी दुखों की कहानियों को अपनी आवाज़ में सुनाना चाहे। W. क्लेमेंट स्टोन ने कहा, क्या आपके इर्द गिर्द चीज़ें आपकी कामयाबी की मदद कर रही हैं या वो आपको कहीं रोके हुए हैं? अगर आपके पास मनफी दोस्तों के साथ वक्त गुजारने की शदीद ख्वाहिश है तो अपने आप से पूछें, मैं उन लोगों के साथ रहने का इंतखाब क्यों कर रहा हूँ? शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर आप खुद को पीछे रोकने का इंतखाब कर रहे हैं जो आप अपने बनने की सलाहियत से कम होंगे। वैसे मेरे ख्याल में किसी की नफी पर काबू पाने में मदद करने की कोशिश करना हैरत अंगेज है, लेकिन अगर आप कई सालों से कोशिश कर रहे हैं और उससे कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। मुझे एक अहम नुक्ता वाज़े करने दो, मैं यहाँ फैसला नहीं दे रहा हूँ कि मनफी लोग दूसरे लोगों से कम काबिल हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप मनफी लोगों के साथ वक्त गुजारें तो उसके क्या नताइज निकल सकते हैं। उसके नताइज क्या हैं? आप जितना खुश हो सकते हैं और जितना कामयाब हो सकते हैं उससे कम कामयाब और खुश होंगे। जहरीले रिश्तेदार, टॉक्सिक रिलेटिव्स। अगर आपको जहरीले रिश्तेदार मिल जाते हैं तो आप क्या करेंगे? जाहिर है ये एक मुश्किल मसला है। मैं जो तजवीज़ करने जा रहा हूँ वो ये है कि आप अपने ख़ानदान के अफराद से पीठ नहीं फेरेंगे। ख़ानदानी रिश्ते कीमती हैं और मुझे लगता है कि हम आहंगी से ख़ानदानी ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। इसके बावजूद मैं तजवीज़ करता हूँ कि आप कुछ ऐसा कंट्रोल रखें जो आपके जहरीले रिश्तेदारों की वजह से आपकी ज़िंदगी पर पड़ने वाले असरात को कम करे। आप उन्हें तर्क नहीं कर रहे हैं या उनके साथ बात करने से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उनके साथ अपनी शमूलियत पर कुछ हदूद को कम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके मनफी रिश्तेदार हैं तो मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप उन्हें हर दिन फ़ोन पर फ़ोन हरगिज़ ना करें। अगर आप जानते हैं कि वो आपको अफसुर्दा करने या आपके हर इक़दाम पर तनकीद करने जा रहे हैं, इससे कौन सी अच्छाई मिलेगी? हम इस तरह की नफ़ी के साथ तबाह हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपको मनफी खबरें सुनना है तो सिर्फ टीवी या रेडियो को ऑन करें या कोई अखबार पढ़ें। क्या हमें अपने लवाहिकीन से भी मनफी खबरें सुनने की ज़रूरत है? मुझे ऐसा नहीं लगता। और यहाँ एक और तजवीज़ दी गई है जो मसावी तौर पर काम करेगी, चाहे आप किसी दोस्त या रिश्तेदार से बात कर रहे हो। जब बहस किसी मनफी मौजू की तरफ बढ़ती है तो दूसरे शख्स पर मनफी होने का इल्ज़ाम लगाने का मुकाबला करें। इससे आमतौर पर मामलात और भी ख़राब हो जाते हैं। इसके बजाय गुफ्तगू को आहिस्ता से एक मस्बत मौजू पर मुंतकिल करें। याद रखें, मैं आपसे अपने रिश्तेदारों को नाकारा करने या ख़ानदानी कामों में शिरकत से इनकार करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये आपके लिए राब्तों को मनफी रिश्तेदारों के साथ महदूद करने के बारे में है, ताकि आप उनकी सतह पर ना पहुँच जाएं। काम की जगह पर मस्बत लोग, पॉजिटिव पीपल इन द वर्क प्लेस। तकरीबन हर तंजीम में कुछ मनफी लोग काम करते हैं और कभी कभी आपको उनके साथ बातचीत और काम करना पड़ता है, लेकिन गम और अजाब के उन अंबिया के साथ वक्त गुजारने के लिए अपने रास्ते से हटना नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप काम पर मनफी लोगों के साथ दोपहर का खाना खाते हैं
तो उनके साथ दोपहर के खाने को रोक लें। वो जो कुछ कर रहे हैं वो आपके जहन को मनफी से भर रहे हैं। अगर आप उन लोगों को अपने मनफी कूड़े को अपने दिमाग में फेंकने देते हैं तो आप अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकते। गंदा होने की ज़रूरत नहीं है या उनको दूर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस जहरीले ग्रोह से अपने आप को दूर करने का सिफारती तरीका तलाश करने के काबिल होना चाहिए। इसके बजाय चार्ज लें, सरगर्म अमल रहे, अपनी मेज़ पर खाने का एक नुक्ता बनाएं, किसी क्लाइंट को दोपहर के खाने पर ले जाएं या कैफेटेरिया में किसी मुख्तलिफ टेबल पर बैठें। दोपहर के खाने को एक मस्बत तजुर्बा बनाने के लिए जो कुछ करना पड़े उसे करें। इसके बारे में कोई गलती ना करें। किसी भी तंजीम में मस्बत लोगों का खैर मकदम किया जाता है और मनफी लोग अपनी तरक्की के इम्कानात को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। मनफी कारकुनों का मसला इतना ख़राब हो गया है कि हाल ही में एक ख़त में एक ब्रोशर मौसूल हुआ जिसका उन्वान था कि रवैये की परेशानियों से मुलाजिमीन को कानूनी तौर पर कैसे बरतरफ किया जाए। कारोबारी तबका इस हकीकत से जाग रहा है कि जब काम की जगह पर पैदावारी सलाहियत की बात आती है तो रवैया ही सब कुछ होता है। दानिशमंदी के साथ अपने दोस्तों का इंतखाब करें। चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। जैसा कि मैंने इस सबक के आगाज में कहा था, मुझे बताओ कि आप किसके साथ घूमते फिरते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन हैं। अगर आप काम में इजाफे या फरोख्त पाने के मामले में संजीदा है, अपने कारोबार में कामयाब हो रहे हो या बतौर इंसान खुद को बेहतर बना रहे हैं, तो आपको उन लोगों से रफाकत शुरू करना होगी जो आपको अगले दर्जे तक ले जा सकते हैं। जब आप परवरिशमंद लोगों के साथ अपनी सोहबतों में इजाफा करते हैं तो आप अपने बारे में बेहतर महसूस करते हैं और अपने मकासद के हासिल के लिए नई तवानाई हासिल करेंगे। आप एक ज़्यादा मस्बत, हौसला अफजाई करने वाले शख्स बन जाएंगे जिसके इर्द गिर्द दूसरे लोग रहना पसंद करते हैं। मैं सोचता था कि मस्बत लोगों के साथ शराकत करना और मनफी लोगों के साथ शमूलियत को महदूद करना ज़रूरी है। अब मुझे यकीन है कि ये लाजमी है। अगर आप आला हासूल और खुश फर्द बनना चाहते हो तो डॉक्टर इरविन सेरासिन कहते हैं कि अच्छे दोस्त आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लिहाजा अपने आप को मस्बत परवरिशमंद लोगों से घेर लें। वो आपको कामयाबी की सीढ़ी से ऊपर उठाएंगे। बाब नंबर 10। अपने खौफ का मुकाबला करें और आगे बढ़ें। राल्फ वाल्डो एमर्सन कहते हैं कि जिस काम से आप खौफज़दा हैं वो काम करें और खौफ की मौत यकीनी है। जब मैं हौसला अफजाई के स्पीकर गिल ईगल्स को सुनते हुए सामईन में बैठा था, मुझे बहुत कम मालूम था कि एक जुमला मेरी ज़िंदगी को बदलने वाला है। उस दिन गिल ईगल्स ने एक उम्दा प्रेजेंटेशन दी। आपके पास कहने के लिए बहुत सी कीमती चीज़ें थीं, लेकिन एक लाइन, एक मुतलक जवाहर था जो खड़ा है। उसने जो कहा वो ये है, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको लाजमी बेचैन होना पड़ेगा। मैं इन अल्फाज को कभी नहीं भूलूंगा। और गिल रकम पर टीक थे। अपने अहदाफ को हासिल करने और अपनी सलाहियत को समझने के लिए आपको बेचैन होना चाहिए। वो काम करने के लिए जिससे आपको खौफ आता है करना ज़रूरी है और इस तरह आप अपनी सलाहियत को तरक्की देंगे। बहुत आसान लगता है ना? और फिर भी जब ज़्यादातर लोग खौफनाक सूरत हाल या नई सरगर्मी का सामना करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो खौफ से पीछे हट जाते हैं, वो एक्शन नहीं लेते हैं। मुझे मालूम है क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के पहले 30 सालों में यही किया था और मैं आपको बगैर किसी हिचकिचाहट के बता सकता हूँ कि ये हारने की हिकमत अमली है। मुझे एक कामयाब शख्स दिखा है और मैं आपको किसी ऐसे शख्स को दिखाऊंगा जो अपने खौफ से मुकाबला करता है और कार्रवाई करता है। अपने खौफों की जांच करना, एग्जामिनिंग आवर फियर्स। क्या आप किसी नई या चैलेंज वाली सरगर्मी की कोशिश करने से पहले कभी खौफज़दा या परेशान हुए हैं? क्या इस खौफ ने आपको कार्रवाई करने से कभी रोका है? मुझे यकीन है कि आपकी ज़िंदगी में एक वक्त या किसी दूसरे वक्त खौफ के मारे आप मफलूज हुए होंगे। मैं जानता हूँ कि ये खौफ मेरे पास भी है। ये इंसान होने का सिर्फ एक हिस्सा है। यकीनन हर फर्द के खौफ की हद मुख्तलिफ होती है। जो चीज़ एक शख्स को मौत से डरा देती है उसका असर किसी और पर बहुत कम पड़ता है। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों के लिए हवामी सतह पर बात करना या नया कारोबार शुरू करना खौफनाक है। दूसरों को किसी से हिदायत के लिए या तारीख के लिए पूछने से खौफ हो सकता है। इससे कता नज़र कि आपको कितना मामूली या अहमकाना यकीन है।
کہ یہ آپ کا خوف ہو سکتا ہے، یہ سبق آپ پر لاگو ہوتا ہے۔ میری کیوری کہتی ہیں کہ زندگی میں کسی بھی چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے تو صرف اسے سمجھنا ہوتا ہے۔ جب میں خوف کی بات کرتا ہوں تو میں ان جسمانی خطرات کا ذکر نہیں کر رہا ہوں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا آپ کی صحت کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں، جیسے اکاپولکو یا بنگی جمپنگ میں چٹانوں سے چھلانگ لگانے جیسے۔ میں بھی ان چیزوں سے خوف زدہ ہوں اور میں ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی منصوبہ نہیں رکھتا ہوں۔ میں یہاں جس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہی چیلنجز ہے جو آپ کی ذاتی اور پیشہ ورانہ ترقی کی راہ میں کھڑے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو خوف زدہ کرتی ہیں، لیکن جو آپ جانتے ہیں وہ ضروری ہے اگر آپ زندگی میں اپنی مرضی کے مطابق کامیابی حاصل کرنے جا رہے ہو۔ کمفرٹ زون، آرام دہ علاقہ۔ جب آپ خوف اور اضطراب کی لپیٹ میں آ جائیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے آرام کے علاقے سے الگ ہو رہے ہیں۔ آئیے اس اہم تصور پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے کچھ وقت نکالیں، اور یہ آپ کی کامیابی اور آپ کی صلاحیت کی نشو و نما سے کس طرح کا تعلق رکھتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا راحت کا زون، کمفرٹ زون، طرز عمل کا ایسا زون ہے جو ہم سے واقف ہے اور جہاں ہم راحت اور محسوس کرتے ہیں۔ اپنے آرام کے علاقے کو دائرے کے اندرونی حصے کی طرح سوچیے۔ سرگرمیاں اور حالات جو دائرے کے اندر رہتے ہیں وہ قابل برداشت اور واقف ہیں۔ وہ معمول کے مطابق آپ کی روزمرہ کی زندگی کا ایک حصہ، وہ کام جو آپ پسینے کے بغیر کر سکتے ہیں۔ اس زمرے میں ایسے کام ہوتے ہیں جیسے اپنے دوستوں یا ساتھی کارکنوں سے بات کرنا یا اپنی ملازمت میں روزانہ کاغذی کام کو پورا کرنا۔ تاہم آپ کو کبھی کبھار ایسے تجربات یا چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو آپ کے آرام کے علاقے سے باہر ہوتے ہیں۔ مذکورہ بالا خاکے میں ان کی نمائندگی ایکس کرتی ہے۔ دور ایکس دائرے کی طرف سے ہیں۔ اس سرگرمی میں حصہ لینے سے آپ کو زیادہ خوف آتا ہے۔ جب آپ کو آرام کے علاقے سے باہر کسی چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ اچانک گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں، آپ کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ جاتا ہے اور آپ کا دل زور سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کو حیرانگی ہونے لگتی ہے، کیا میں اسے سنبھال سکوں گا؟ کیا دوسرے مجھ پر ہنسیں گے؟ میرے دوست اور رشتہ دار کیا کہیں گے؟ جب آپ مذکورہ خاکے کو دیکھتے ہیں تو ایکس آپ کے لیے کیا نمائندگی کرتا ہے؟ دوسرے الفاظ میں، کیا یہ خوف آپ کو اپنی زندگی میں کامیابی یا تکمیل کے اگلے درجے تک پہنچنے سے باز رکھتا ہے؟ کیا یہ خوف نئے امکانات کے قریب ہونے کا خدشہ ہے؟ کیا یہ خوف کریئر کو تبدیل کرنے کا خدشہ ہے؟ کیا یہ خوف نئی مہارتیں سیکھنے کا خدشہ ہے؟ کیا یہ خوف اسکول واپس جانے کا خدشہ ہے؟ کیا دوسرے لوگوں کو یہ بتانے سے ڈر لگتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کیا ہے؟ کیا یہ خوف عوامی بولنے سے ڈراتا ہے؟ جو بھی ایکس آپ کے لیے نمائندگی کرتا ہے، صرف ایماندار رہو اور اسے تسلیم کرو۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ ہزاروں اگر لاکھوں نہیں لوگوں میں ایک ہی خوف ہے جس سے آپ کو خوف ہے۔ در حقیقت آئیے اس پر ایک قریب سے جائزہ لیتے ہیں جس سے زیادہ تر لوگ خوف زدہ ہیں۔ سب سے عام خوف، the most common fears۔ میری بہت سی پیشکشوں کے دوران میں سامعین کے ممبروں کو انڈیکس کارڈ بانٹتا ہوں اور ان سے گمنام طور پر ان خوفوں سے جو ان کی پیشہ ورانہ اور ذاتی نشو و نما کی راہ پر کھڑے ہیں لکھنے کو کہتا ہوں۔ تب میں کارڈ جمع کرتا ہوں اور انہیں بلند آواز میں پڑھتا ہوں۔ آپ کے خیال میں لوگ ان انڈیکس کارڈز پر کیا لکھتے ہیں؟ زیادہ تر سامعین میں پیشہ یا جغرافیائی محل و وقوع سے قطع نظر وہی جوابات بار بار سامنے آتے ہیں۔ یہاں کچھ عام خدشات ہیں جن کی وہ شناخت کرتے ہیں۔ نمبر 1، عوامی تقریر کرنا یا پیش کرنا۔ عملی طور پر ہر گروپ میں یہ خوف پہلے نمبر پر ہے۔ لوگوں کی اکثریت لوگوں کے ایک گروہ کے سامنے بولنے سے گھبراتی ہے۔ نمبر 2، نو کا لفظ سننا یا ان کے نظریات کو مسترد کرنا۔ یہ جواب فروخت افراد میں خاص طور پر ان لوگوں کو ملتا ہے جو کولڈ کال کرتے ہیں۔ نمبر 3، ملازمتوں کو تبدیل کرنا یا اپنا کاروبار شروع کرنا۔ برسوں کے دوران میں نے محسوس کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ
इस खौफ को दर्ज कर रहे हैं। हमारे पास आज कॉरपोरेट अमेरिका में बहुत ज़्यादा नाखुश कारकुन हैं और वो काम के इत्मीनान बख्श माहौल की आरज़ू रखते हैं, लेकिन वो उसके बारे में कुछ करने से डरते हैं। नंबर 4, मैनेजर्स या एग्जीक्यूटिव्स को मनफी खबरें जो मैनेजर या एग्जीक्यूटिव नहीं सुनना चाहते को बताना, ये एक खुद वजाहती है। नंबर 5, अपर मैनेजमेंट में लोगों से गुफ्तगू करना। बहुत सारे दाखिली सतह के कारकुनान और यहाँ तक कि मैनेजर्स भी कंपनी में एग्जीक्यूटिव से बात करने से घबराते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी तंजीम के सदर या CEO के साथ छोटी बात करने में भी हिचकिचाते हैं, इस खौफ से कि वो कोई अहमकाना बात कहेंगे या बेवकूफ़ दिखाई देंगे। नंबर 6, नाकामी का खौफ। जो लोग इस खौफ से कुछ नया करने की कोशिश नहीं करेंगे वो काम नहीं कर पाएंगे। हम इस मसले को सबक नंबर 11 में मज़ीद गहराई से निपटाएंगे। ठीक है, क्या आप इस फहरिस्त में से किसी खौफ से हैरान हैं? क्या आपके पास अब इन खौफों में से कोई है या आपने माजी में इन खौफों को हासिल किया है? सच तो ये है कि लोगों की अक्सरियत अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी मौके पर इन खौफों का सामना करती है। अगर आपको कुछ खदशात हैं जो इस फहरिस्त में शामिल नहीं हैं, तो इसके बारे में फ़िक्र मत करें। आप अपने किसी भी खौफ से कवी हैं और आप उन पर काबू पा सकते हैं। The benefit of breaking away from your fears। जब इस्तराब पैदा करने वाले वाक़ये का सामना करना पड़ता है तो ज़्यादातर लोग खौफ और इस्तराब से बचने के लिए पीछे हट जाते हैं। मैं यही करता था। आपने देखा कि पीछे हटना इस खौफ और इस्तराब को दूर करता है, जिसका नतीजा ये निकला कि अगर आप सरगर्मी करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई आपसे अपनी कंपनी में पेशकश करने को कहता है और आप इनकार कर देते हैं, तो आप अपनी नींद की रातों को बचाएंगे, जिसके बारे में आप परेशान होंगे। दर हकीकत मैंने पाया है कि पीछे हटकर ही आपको सिर्फ एक ही फ़ायदा होगा, परेशानी से कुछ देर के लिए बचना। इसके बारे में एक लम्हे के लिए सोचिए। क्या आप किसी दूसरे फ़वाइद की फहरिस्त दे सकते हैं जो लोगों को अपने खौफ का मुकाबला करने से इनकार करने पर मिलता है? मैंने हज़ारों लोगों से ये सवाल पूछा है और कोई भी इजाफी फ़वाइद हासिल नहीं कर सका है। अच्छी वजह से वहाँ कोई नहीं है। आप जो कीमत अदा करते हैं, द प्राइस यू पे। अब मैं चाहता हूँ कि आप उन कीमतों पर संजीदगी से गौर करें। जब आप उन खौफों से दूर हो जाते हैं जो आपकी तरक्की की राह में खड़े हैं, यहाँ क्या होता है? आपकी इज्जत नफ्स कम हो जाती है, आपको बेइख्तियार और मायूसी महसूस होती है, आप अपनी कामयाबी को सबोताश करते हैं, आप गैर मुतज़लज़ल बोरिंग ज़िंदगी गुजारते हैं। क्या खौफ और इस्तराब से कलील मुद्दती इज्तनाब की कीमत अदा करना है? हम में से बेशतर आर्जी तौर पर तकलीफ और दूसरों की तरफ से मुमकिना तज़हीक से बचने के लिए इस अजीज़ कीमत की अदायगी पर राज़ी हैं। लोगों मुझ पर भरोसा करें, ये पागलपन है। तवील अरसे में पसपाई इख्तियार करना अपने मसले से निमटने का बेहतरीन तरीका नहीं है। आप कभी भी ज़्यादा कामयाब नहीं होंगे या अपनी सलाहियतों को पूरी तरह तरक्की नहीं दे सकेंगे जब तक कि आप अपने खौफ का मुकाबला करने पर राज़ी ना हो। मेरी हाई स्कूल की हिकमत अमली, माई हाई स्कूल स्ट्रेटेजी। जब मैं हाई स्कूल में था तो मैं बहुत शर्मीला था और अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस नहीं करता था, लेकिन जब मुझे किसी से डेट मांगने की बात आई तो मुझे कभी भी मुस्तरद नहीं किया गया। अगर आप अभी मेरी तरफ देख रहे हैं तो आप शायद सोच रहे होंगे वो बुरा नहीं दिखता, लेकिन वो यकीनी तौर पर कोई टॉम क्रूज नहीं है। मेरी हिकमत अमली वाकई बहुत आसान थी। मैंने डेट पर कभी किसी से पूछा नहीं। आप देखते हैं मैं किसी को मुझे मुस्तरद करने नहीं देता था। और मैंने क्या किया? मैंने अपने बारे में भयानक महसूस किया। मैं जानता था कि मैंने मिटा दिया है, मैंने बेइख्तियार महसूस किया। और जैसा कि आप तसव्वुर कर सकते हैं, मेरे पास पूरा समाजी कैलेंडर नहीं था। मैं अपनी कामयाबी को सबोताश कर रहा था। मिगुएल डी सर्वेंटस कहते हैं कि जो दौलत खो देता है वो बहुत कुछ हार जाता है, जो अपना दोस्त खो देता है वो बहुत कुछ से भी ज़्यादा हार जाता है, लेकिन जो हिम्मत हार जाता है वो सब कुछ खो देता है। चूँकि मैंने अपने खौफ का सामना करने से इनकार कर दिया, मैं इस पस मंज़र में रहा जबकि मेरे ज़्यादातर दोस्त और हम जमात साथी
डेट्स पर चले जाते थे। आपका क्या ख्याल है कि उसने मुझे कैसे महसूस करवाया? बहुत ही बुरा, जिस तरह आपकी तवक्को होगी। अगर आप हैरान हैं तो मेरी ज़िंदगी के इस दौर में मेरी कुछ डेट्स थी, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब दूसरे लोगों ने उनका एहतमाम किया। मैं किसी को मुझसे नहीं कहने की इजाज़त नहीं देने जा रहा था। हकीकत में मैं खुद से नहीं कह रहा था। क्या आप देख सकते हैं कि मेरे खौफ से दूर रहने की मेरी हिकमत अमली ने मेरे खिलाफ कैसे काम किया? अब ये सच है कि अगर मैंने कुछ लोगों से हाई स्कूल में डेट्स के लिए पूछा होता तो उनमें से कुछ लोगों ने नहीं कहा होगा। लेकिन तुम जानते हो क्या, मैं मर नहीं जाता। मैं किसी और शख्स से और दूसरे से पूछ सकता था और आखिरकार मुझे हाँ मिल जाती। ये कॉलेज तक नहीं था जब मैंने मुस्तरद होने के इस खौफ का मुकाबला करने के लिए कुछ बच्चों के इक़दामात, बेबी स्टेप्स करना शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता मैंने मज़ीद एतमाद हासिल कर लिया और लॉ स्कूल में मुझे डॉलरों से मिलने की खुशकिस्मती मिली और हमारी शादी को 30 साल से भी ज़्यादा हो गया है। एक नई ज़िंदगी, अ न्यू लाइफ। मैं वाकई आपसे मुख्तलिफ नहीं हूँ। मुझे अपना खौफ है जैसे आपको है, और जब मैं अपनी ज़िंदगी के पहले 30 सालों को पीछे देखता हूँ तो आपको मालूम होगा कि मैं क्या देख रहा हूँ। मैं एक ऐसे शख्स को देखता हूँ जिसने वकील की हैसियत से कुछ हद तक कामयाबी हासिल की हो, लेकिन मैं एक ऐसे शख्स को भी देखता हूँ जो शर्मिंदा, गैर महसूस, खौफजदा और खुदगर्ज था। क्या ये आपको किसी ऐसे शख्स की तरह लगता है जो हौसला अफजा स्पीकर हो? किस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी का रुख मोड़ दिया और उसने 1 मिलियन गुना बेहतर किया? मैंने अपने खौफ का मुकाबला करना और कार्रवाई करना सीखा। मुझे बरसों की मायूसी के बाद एहसास हो कि मेरे खौफ से छुप जाना मुझे कहीं नहीं लेकर जा रहा और ये मुझे कभी भी कहीं नहीं लेकर जा सकेगा। अगर मैंने पहले मस्बत रवैया इख्तियार नहीं किया होता तो यकीनन मैं अपने खौफ का मुकाबला नहीं करता। एक कर सकते हैं रवैये ने मुझे इजाफी दबाव फराहम किया जिस पर मुझे कार्रवाई करने की ज़रूरत थी। जब आपको यकीन है कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप में खौफ के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत आ जाती है। बहुत अच्छे रवैये से लेस होकर मैंने ज़िंदगी में शरीक बनने और अपनी सलाहियतों को तलाश करने का फ़ैसला किया। हालांकि मैं खौफज़दा था। इब्तिदा में मैंने अपने बारे में बहुत बेहतर महसूस किया। मैंने अपनी ज़िंदगी पर काबू पा लिया था और मेरे लिए हर तरह के इम्कानात खुल गए थे। क्या आप नाकाबिले यकीन इनामात देखना शुरू कर रहे हैं जब आप मस्बत रवैया तैयार करने और अपने खौफ का मुकाबला करने पर राज़ी हो जाते हैं? सूरत हाल से बाज आओ, रीफ्रेम द सिचुएशन। अगर मैं आपको किसी खौफ और परेशानी के बगैर किसी तकलीफ़दा सूरत हाल का मुकाबला करने का कोई तरीका दे सकता तो आप खुश इखलाक और हमेशा के शुक्रगुजार होते। क्या आप ऐसा नहीं करते? माजरत, लेकिन ऐसा कोई जादुई हल नहीं है। मैं जादुई छड़ी लहरा कर आपके खौफ दूर नहीं कर सकता हूँ। फिर आप उन चीज़ों को करने का हौसला किस तरह बढ़ा सकते हैं जिससे आपको खौफ आता है और जो आपकी कामयाबी और नमू के लिए ज़रूरी हैं? अगली बार जब आपको खौफनाक सूरत हाल का सामना करना पड़े तो मेरी तजवीज़ है कि आप कोई मुख्तलिफ नुक्ता नज़र इख्तियार करें। ज़्यादातर लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं मैं ये अच्छी तरह से नहीं कर पाऊँगा और दूसरे लोग मुझ पर हंस सकते हैं या मुझे मुस्तरद कर सकते हैं। वो इस बात पर लट जाते हैं कि वो कितनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। इन परेशानियों की वजह से वो पीछे हटने का फैसला करते हैं। अगरचा आपको हमेशा एक मस्बत रवैया इख्तियार करना चाहिए और मुमकिन हद तक पहले से तैयारी करनी चाहिए, लेकिन इसके नतीजे में ज़रूरत से ज़्यादा फ़िक्रमंद ना हो। जब आप कदम उठाते हैं और वो काम करते हैं जिससे आपको खौफ आता है तो अपने आप को फौरी तौर पर फातिह समझें। ये ठीक है, नताइज से कता नज़र आप सिर्फ मैदान में दाखिल होकर और शिरकत करके फातिह हो। जब आपको खौफ आता है तब भी आगे बढ़ना, मूविंग फॉरवर्ड इवन व्हेन यू आर अफ्रेड। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि आप आवाम में बोलने से डरते हैं लेकिन आप अपने खौफ का मुकाबला करते हैं और बहरहाल ये करते हैं। जब आप उठेंगे और सामाईन के सामने बात करेंगे आप फातिह हो सकता है कि आपके घुटने लरज़ रहे हों और आपकी आवाज़ कांप रही हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अपने खौफ का मुकाबला किया और चैलेंज कबूल कर लिया। मुबारक हो, आप तरतीब में हैं। मुमकिना नतीजा ये है कि आपकी खुद एतमादी में इजाफा होगा और आप खुशी महसूस करेंगे। आपकी पहली कोशिश पर
آپ کو دنیا کا بہترین اسپیکر تسلیم نہیں کیا جائے گا، تو کیا چلو اس کا سامنا کرو۔ آپ اپنی پہلی پیشکش کے دوران ایک ماہر اسپیکر ہونے کی توقع نہیں کر سکتے۔ کیا آپ اپنے پہلے کھیل کے بعد ٹینس کے بہترین کھلاڑی تھے، یا ایک عظیم تیراک پہلی بار جب آپ پانی میں داخل ہوئے؟ کسی بھی مہارت کی ترقی میں وقت لگتا ہے۔ مجھے اپنی پہلی محرک تقریر یاد ہے، یہ 1988 کی بات ہے، اور میری کارکردگی کچھ بھی نہیں تھی جس کے بارے میں لکھوں۔ میں نے جائیداد کے خرید و فروخت کنندگان کے ایک گروپ سے آزادانہ گفتگو کی، اور مجھے بتانے دو کہ میں گھبرا گیا تھا۔ میں اپنے نوٹس سے آنکھیں نہیں نکال سکتا تھا۔ خوش قسمتی سے میری پیشکش کا مواد بہت ٹھوس تھا اور سامعین نے خوب رد عمل دیا، لیکن اپنے آپ کو ایک اچھا اسپیکر کہنے سے پہلے مجھے بہت طویل سفر طے کرنا تھا۔ دوسری پیشکش پر میں تھوڑا بہتر تھا، اور جب میں نے 5 یا اور بھی کئی پریزنٹیشنز کیے، تب میں نے اپنے نوٹ پر کم سے کم انحصار کرنا شروع کیا۔ 20 سال کی مدت میں نے پوری امریکہ اور بیرون ملک ہر سال ہزاروں افراد کو پریزنٹیشنز دیے، لیکن ہم یہ نہیں بولتے ہیں کہ اس کی شروعات ایک خوفزدہ لڑکے سے ہوئی جس نے 1988 میں انتہائی غیر متاثر کن گفتگو کی تھی۔ اس نے اپنے خواب کو فالو کیا۔ She followed her dream۔ میں آپ کو ایک ایسی عورت کے بارے میں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں جو کسی راحت کے علاقے، کمفرٹ زون کو توڑنے کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہیں۔ اس کا نام ڈوٹی برمن ہے، اور 32 سال سے ڈوٹی نیو یارک میں ہائی اسکول کی انگریزی کی ٹیچر تھی۔ وہ 10 سال کی عمر سے ہی شو کے کاروبار میں جانا چاہتی تھی۔ اس نے اسے کریئر کی حیثیت سے کبھی بھی سنجیدہ سوچ نہیں دی، اور اس کے بجائے اس نے اس کی باقاعدہ تنخواہ اور فوائد کے ساتھ تدریس کی حفاظت کا انتخاب کیا۔ جوٹائی کہتے ہیں کہ خوف کی قید سے فرار کا واحد راستہ عمل ہے۔ استانی کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے ڈوٹی نے گانے لکھنے اور ان کو پیش کرنے کے لیے کام شروع کیا۔ یہ صرف ایک مشغلہ تھا، لیکن اس نے اس کے خواب کو زندہ رکھا۔ پھر 1980 کی دہائی کے آخر میں ڈوٹی نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ تدریس سے سبکدوش ہو جاتی اور بطور اداکارہ نیا کریئر اپنائے گی۔ 1988 کے موسم گرما میں انہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ تب واقعتاً دہشت نے اسے مار دیا۔ وہ انجان میں ڈھیر ہونے کے بارے میں اس قدر خوفزدہ تھی کہ اس نے اپنا استعفیٰ واپس لے لیا اور واپس درس میں چلی گئی۔ لیکن ڈوٹی کے اندر کسی چیز نے اس کے خواب کو مرنے نہیں دیا تھا۔ 6 ماہ بعد جنوری 1999 میں اس نے اپنے خوف کا سامنا کیا اور ریٹائر ہو گئی۔ اس وقت ڈوٹی اپنی 50 کی دہائی میں تھی۔ 1992 میں ڈوٹی نے اپنا ایک خاتون میوزیکل شو تیار کیا اور پیش کیا۔ اس شو کی بنیاد شو کے بزنس میں جانے کے لیے ایک محفوظ تدریسی نوکری چھوڑنے کے خدشات پر مبنی تھا، اور 1998 کے موسم بہار میں ڈوٹی نے اپنے 60 کی دہائی میں اپنی حیرت انگیز CD جاری کی، I am in love with my computer۔ دلچسپ متاثر کن گانوں کا مجموعہ۔ انہوں نے یہ گانے نیو یارک شہر کے ایک کیبری میں میوزیکل ریویو کے ساتھ ساتھ ملک بھر کی تنظیموں کے لیے بھی پیش کیے۔ بہت اعلیٰ۔ ڈوٹی اپنے خوفوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ہمیں اپنے خوابوں پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے۔ بس کر ڈالو، جسٹ ڈو اٹ۔ رالف والڈو ایمرسن نے کچھ آسان مشوروں کی پیشکش کی۔ اگر ان کی پیروی کی جائے تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس نے کہا، جس چیز سے آپ ڈرتے ہوں اسے بس کر ڈالو، اور خوف کی موت یقینی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ مشورہ صحیح معنی میں ہے، لیکن کچھ لوگ عمل کرنے سے بہت خوفزدہ ہیں۔ جب آپ اپنے خوف پر حاوی ہو جاتے ہیں تو قیمت کے بارے میں میرے سابقہ الفاظ یاد رکھیں۔ آخر میں اپنے خوف سے بھاگنا کھو دینے کی حکمت عملی، لوزنگ اسٹریٹجی ہے۔ یہ صرف آپ کو مایوس اور ناخوش کرے گی۔ میں آپ کو ذاتی تجربے سے بتا سکتا ہوں۔ جیف کیلر کہتے ہیں کہ اپنے خوفوں سے بھاگنا ایک کھو دینے کی حکمت عملی ہے۔ کچھ خوف ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کامیاب لوگوں میں خوف ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ کامیاب لوگ خوفزدہ ہونے کے باوجود کارروائی کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، میں اس کی اجازت دوں گا۔ جب آپ اپنے خوف کا سامنا کرتے ہو تو آپ ہمیشہ اپنے بارے میں بہتر محسوس کریں گے۔ پچھلے 20 سالوں میں مجھے پورے امریکہ اور بیرون ملک سفر کرنے اور ہزاروں لوگوں سے بات کرنے کا احساس حاصل ہوا۔ اس سارے عرصے کے دوران
मैं एक ऐसे शख्स से नहीं मिल सका जिसने अपने खौफ से एक्शन लिया, बाद में उस पर पछतावा हो, एक भी नहीं। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की है जो मुझे बताते हैं कि वो अपने खौफ से पीछे हट जाने और उनके ख्वाबों को मरने देते। तो अपने आप को बढ़ाए, अपने खौफों का मुकाबला करें और अपने राहत के इलाके को बढ़ाने के लिए तैयार हो। हिम्मत के पट्टों को भी किसी दूसरे अज़लात की तरह ही तैयार किया जा सकता है, वर्जिश के साथ। और जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कुछ सरगर्मी करते हैं तो आप जानते हैं कि क्या होता है। वही सरगर्मी आपके कंफर्ट जोन का हिस्सा बन जाती है। जब आप अपने राहत वाले इलाके को बढ़ाना चाहते हैं तो एक और बोनस भी होगा। जब आप खौफ के मारे और अपनी ज़िंदगी के कुछ शोबों में कार्रवाई करते हैं तो आपको दूसरे इलाकों में भी इत्मीनान पैदा हो जाएगा। ये सच है, जब मैं स्पीकर की हैसियत से ज़्यादा आरामदा हुआ तो मैं एक बेहतर सेल्समैन बन गया, एक बेहतर बिजनेसमैन, एक बेहतर सुनने वाला। फहरिस्त जारी और सारी है। आप इसके इर्द गिर्द नाचने की कोशिश कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन आप अपनी सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर तरक्की नहीं दे सकेंगे जब तक कि आप तकलीफ दा होने पर राजी ना हो। जिंदगी उन लोगों को इनाम नहीं देती जो अपने आप को मुश्किलात और चैलेंजों के सामने जाहिर करने से इनकार करते हैं। ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को जीतने की पोजीशन में रखें, और इसका मतलब खौफ के बावजूद कार्रवाई करना है। अपने खौफों का मुकाबला करें और अपनी सलाहियतों को फ़रोख्त देने और दिलचस्प तकमील करने वाली ज़िंदगी की राह पर गामज़न हो जिसके आप मुस्तहिक हैं। ये फैसला है जिस पर आपको कभी अफसोस नहीं होगा। बाब नंबर 11, निकल जाओ और नाकाम हो जाओ। गेट आउट देयर एंड फेल। हेनरी फोर्ड कहते हैं कि नाकामी सिर्फ और सिर्फ दोबारा ज़्यादा जहानत से शुरू करने का मौका है। वो 26 साल तक अपने क्रेडिट कार्ड के बिलों की अदायगी नहीं कर सकती थी। वो 25 बार काम की तलाश में मुंतकिल हो गई। उसे 18 बार बरतरफ किया गया। उसने 22,000 सालाना तनख्वाह हासिल करने से पहले 26 साल काम किया। वो कभी कभार फूड स्टैम्प पर रहती थी और अपनी कार में सोती। शायद आप सोच रहे होंगे, अगर ये कामयाबी के बारे में कोई किताब है तो आप ऐसी औरत के बारे में क्यों बार बार बता रहे हैं जिसको इतनी नाकामी हुई थी। मैं तुम्हें बताऊं क्यों। ऊपर बयान की गई नाकामी मारूफ टीवी टॉक शो के मेज़बान सेली जेसी रॉफिल हैं। आपने देखा कि अपनी तमाम तर दचकों के बावजूद उसने नशर होने में अपने करियर का बचपन का ख्वाब तर्क करने से इनकार कर दिया। वो नाकाम होती रही और नाकाम होती रही जब तक कि वो कामयाब ना हुई। सेली जेसी रॉफिल ने लाखों डॉलर कमाए और तवील और कामयाब टीवी करियर का लुत्फ उठाया। सब कुछ उसके लिए। उसने बरसों की नाकामियों के बावजूद एक उम्दा रवैया रखा। शुरू में इन द बिगिनिंग। ये कैसे हैं कि सेली जेसी रॉफिल जैसा कोई शख्स 26 साल की नाकामी बर्दाश्त कर सकता है और चलता ही रहता है। अगर आप अपने ही बचपन की तरफ मुड़कर देखें तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि आपने भी बार बार नाकामियों का सामना करते हुए ज़बरदस्त लचक का मुजाहरा किया। याद है जब आपने साइकिल चलाने का तरीका सीखा, आपने शायद तरबियत के पहिए से शुरुआत की। आखिरकार जब ये बेसाखियों को हटा दिया गया, आपका तवाज़ुन बरकरार रखना मज़ीद मुश्किल हो गया। आपने सीधे रहने के लिए जदोजहद की, शायद कुछ बार गिर कर भी अपने आप को कुरच डाले। आप नाकामी के बारे में इब्तदाई सबसे अहम सबक सीख रहे थे। जैसा कि आपने मश्क किया, इम्कान है कि आपके वालिदैन में से एक आपके साथ चलकर हिदायत चलाते हों, आपकी हौसला अफजाई करते हों और आपका तवाज़ुन खोते ही आपको पकड़ लिया हो। आप खौफज़दा थे लेकिन पुरजोश। आपने उस वक्त का इंतज़ार किया जब आप कामयाब हो जाएंगे, जब आप खुद ही आखिरी सवारी से आज़ाद हो जाएंगे। लिहाजा आपने हर रोज़ इसको बरकरार रखा और आखिरकार मोटरसाइकिल चलाने में महारत हासिल कर ली। मोटरसाइकिल सवार करने का तरीका सीखने में आपको हतमी कामयाबी में क्या मदद मिली? ठीक है, साबित कदमी और सरासर तकरार। यकीनन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना वक्त लगता है। इससे ये भी मदद मिली कि आप जो कुछ हासिल करने के लिए निकले उस पर आपको जोश व खरोश था कि आप अपने मकसद तक पहुंचने के लिए मुश्किल से इंतज़ार कर सकते थे। और आखिरकार आइए मस्बत तरकीब के असर को कम ना करें। आप हमेशा जानते हैं कि आपके वालिदैन आपके साथ हैं, आपकी मदद करते हैं और आपकी कामयाबी का जोड़ रखते हैं। अपनी मोटरसाइकिल पर सवारी सीखने के लिए आप पुरुमीद थे, पुरजोश
और चैलेंज का मुकाबला करने के लिए बेचैन थे। आप दोबारा कोशिश करने का इंतजार नहीं कर सकते। आप जानते थे कि आखिरकार आप इस पर अबूर हासिल कर लेंगे, लेकिन ये एक तवील अरसा पहले की बात है। आज और कल, यस्टरडे एंड टुडे। अब हम जानते हैं कि ज्यादातर बालिग नई महारतों की नशोनुमा पर किस तरह पहुंचते हैं। क्या आप कहेंगे कि वो पुरुम्मीद हैं, खुश हैं और चैलेंज से निमटने के लिए बेचैन हैं? हम दोनों जानते हैं कि इस सवाल का जवाब नहीं है। फर्ज करें हमने बालिगों के एक ग्रुप से नया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सीखने या कंपनी में किसी और पोजीशन में तब्दील होने को कहा है। सबसे ज्यादा क्या जवाब देंगे? वो इससे बचने की कोशिश करेंगे, वो शिकायत करेंगे, वो हुज़र करेंगे कि उन्हें ऐसा क्यों नहीं करना, वो अपनी सलाहियतों पर शुबा करेंगे, वो खौफजदा होंगे। जोश और जुर्रत के जज्बे के साथ बड़ा हुआ उस 6 साला बच्चे का क्या हुआ? वो बच्चा किस तरह कुछ नया सीखने के बारे में तड़प और कराहने में बालिग हो? बड़ों की हैसियत से हम में से ज्यादातर दूसरों की राय के बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो जाते हैं। अक्सर हिचकिचाते हैं क्योंकि लोग हम पर हंस सकते हैं या हम पर तनकीद कर सकते हैं। 6 साल की उम्र में हम जानते थे कि हमें बाइक से गिरना पड़ेगा और नई महारत सीखने के लिए वापस जाना पड़ेगा। मोटरसाइकिल से गिरना कोई बुरी चीज नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो गए हमें अपने मकसद के हसूल के अमल के एक लाजमी हिस्से के बजाय गिरना एक बुरी चीज के तौर पर महसूस होना शुरू हो। विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि कामयाबी जोश व खरोश के बगैर नाकामी से नाकामी की तरफ जा रही है। जैसा कि हमने सबक नंबर 10 में इशारा किया, कुछ नया करने की कोशिश करना बेचैन हो सकता है, शायद खौफनाक भी, लेकिन अगर आप अपनी नजरें मकसद से हटा लेते और उसके बजाय अपनी तवज्जो इस तरफ मरकूज करते हैं कि दूसरे आपको कैसे देख रहे हैं, तो आप खुद को बर्बाद कर रहे हैं। किसी नई महारत की नशोनुमा करने या मानी खेज हदफ तक पहुंचने के लिए आपको वहां पहुंचने में जो कुछ करना पड़ता है उसे करने के लिए पाबंद अहद होना चाहिए, चाहे इसका मतलब ही मनफी आरा को सामने रखना है या अब और या फिर आपके चेहरे पर वापस आना हो। कामयाब लोगों ने कामयाबी के लिए अपना रास्ता नाकाम होना सीखा, अगरचे वो खास तौर पर अपनी नाकामियों से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकते, लेकिन वो उन्हें फतह के रास्ते का एक लाजमी हिस्सा तस्लीम करते हैं। बहरहाल किसी भी हुनर में महारत हासिल करने के लिए वक्त, कोशिश, नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत हो और जो भी मुश्किलात पेश आ सकती है उससे निमटने की आमादगी की ज़रूरत होती। नाकामी लाखों डॉलर्स बनाती है। These failures makes millions of dollars। एक पेशावर बेसबॉल खिलाड़ी की मिसाल लें, जैसा कि वो आज हैं। वो खिलाड़ी जो 10 कोशिशों में सिर्फ 3 हिट हासिल करता है, वो अपने पेशे में सरफहरिस्त है, साल में कई मिलियन डॉलर कमाता है। ये 70% नाकामी की शरह है, और जब शायकीन उस पर हमला करेंगे तो बिलाशुबा उस पर तंज करें। और बेसबॉल के बारे में बात करते हुए किसी खिलाड़ी को घर में देखने से ज्यादा दिलचस्प और कुछ नहीं है। अपने मशहूर करियर के दौरान हॉन्क अर्विन ने 755 रन्स बनाए। जो आप शायद नहीं जानते हो वो ये है कि उसे अपने करियर से 1383 मरतबा बाहर किया गया। ये ठीक है, हॉन्क के घर चलने के मुकाबले में लगभग 2 बार हड़ताल थी, फिर भी लोग हॉन्क अर्विन को उन गेंदों के लिए याद करते हैं जो उसने दीवार से टकराए थे, लेकिन उन गेंदों के लिए नहीं जिसने पिच को मिस कर दिया। एल्बर्ट हॉबर्ट कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती जो इंसान कर सकता है वो ये है कि गलती करने से डरना। जब मैं आपसे हर वक्त के बास्केटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी का नाम मांगता हूँ तो जहन में कौन आता है? मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि आप में से बहुत से लोगों ने फौरन माइक इरविन के बारे में सोचा। उसे मेरा वोट मिलता है। मुझे ये आदाद शुमार आपके साथ बांटने। माइकल इरविन में करियर की शूटिंग का तनासुब 50% है। दूसरे अल्फाज में उसने अपने करियर में जो शॉट्स लिया उनमें से निस्फ शॉट्स नाकामी थी। यकीनन यह असूल खेलों तक ही महदूद नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि शो बिजनेस, स्टार्स और मीडिया शख्सियात नाकामी का कोई अजनबी नहीं है। बहुत से अदाकार 10 या 15 साल की सरमायाकारी करते हैं। अपने करियर का आगाज करने वाले हिस्से में उतरने से पहले सैकड़ों इनकार बर्दाश्त करते हैं। कामयाबी हासिल करने के बाद भी वो अब भी कभी कभार बॉक्स ऑफिस फ्लॉप का तजर्बा करते हैं। जिस रात वो कॉलेज से फारिगुल तहसील हुआ, जेरी सेनफील्ड ने अपनी पहली मज़ाहिया हरकत की। ये न्यूयॉर्क सिटी के एक मज़ाहिया क्लब में था। उसने बमबारी की। जब उस शाम को बयान करने के लिए कहा गया तो सेनफील्ड ने कहा, ये बहुत खौफनाक था। ये एक खौफनाक डूबता हुआ एहसास था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और रात को अपना स्टैंड अप रूटीन अंजाम देता रहा।
اس کے 5 انتہائی سخت سال تھے اور پھر انہیں 1981 میں جانی کارسن کے ساتھ دی ٹونائٹ شو میں نمائش کے لیے مدعو کیا گیا۔ وہ زبردست مشہور تھے اور ناقابل یقین حد تک کامیاب کریئر کے راستے پر۔ مختصر طور پر ان تمام افراد کو احساس ہے کہ کامیابی بڑی حد تک ثابت قدمی کی بات ہے، یعنی اگر آپ کوشش کرتے رہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ترقی دیتے رہیں گے اور راستے میں ایڈجسٹمنٹ کرتے رہیں، آپ کامیابی حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو بس اتنا ہی فائدہ اٹھانا پڑے گا کہ کافی آڈیشن جاری رکھیں، کافی ممکنہ گاہکوں کا دورہ کریں۔ ناکامی کی زد میں انڈاؤنٹیڈ بائی فیئر میں آپ کو ان 2 لڑکوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے ایک کتاب لکھی جو متاثر کن کہانیوں کا ایک مجموعے پر مشتمل ہے۔ انہوں نے سوچا کہ کسی ناشر کے ساتھ معاہدہ کرنے میں قریب 3 ماہ لگیں گے۔ پہلے جن پبلشر کے پاس انہوں نے رابطہ کیا انہوں نے کہا نہیں، دوسرے ناشر نے کہا نہیں، تیسرے پبلشر نے کہا نہیں، اگلے 30 پبلشرز نے نہیں کہا۔ 3 سال کے عرصے میں 33 ردیاں پیدا کرنے کے بعد آپ کے خیال میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی کتاب دوسرے پبلشر کے پاس پیش کی۔ 34ویں پبلشر نے کہا ہاں، اور یہ ایک ہاں کے بعد 33 ناکامیوں کے بعد جس نے روح کے لیے چکن سوپ کی شاندار کامیابی کا آغاز کیا۔ جیک کینفیلڈ اور مارک وکٹر ہینسن نے لکھا اور مرتب کیا، اگر آپ پچھلے 15 سالوں میں کسی دکان پر ہیں تو میں شرط لگاتا ہوں کہ آپ نے وہ کتاب دیکھی ہے۔ ایک اچھا موقع ہے کہ آپ نے چکن سوپ سیریز میں سے ایک کتاب پڑھی ہے۔ چکن سوپ برائے روح سیریز نے 100 ملین سے زیادہ کاپیاں بیچی ہیں، سبھی اس لیے کہ جیک کینفیلڈ اور مارک وکٹر ہینسن کا عزم تھا کہ بار بار ناکام ہو جائے اور جب تک وہ کامیاب نہ ہو تب تک جاری رکھیں گے۔ جیک کینفیلڈ اور مارک وکٹر ہینسن کو 33 ناکامیوں کے باوجود کس چیز نے برداشت کیا؟ ان کا رویہ۔ اگر ان لڑکوں میں منفی رویہ ہوتا تو وہ سونے کے برتن سے محروم پہلے یا دوسرے انکار کے بعد ترک کر دیتے، لیکن ناکامی کے بعد ناکامی۔ ان کا رویہ مثبت اور حوصلہ افزا رہا۔ ایک اچھا رویہ کس چیز کے قابل ہے؟ ان کے معاملے میں دسیوں لاکھوں ڈالر اور اب بھی گن رہے ہیں۔ راتوں رات کامیابی نہیں ملتی۔ نو اوور نائٹ سکسیس۔ کسی کی ایک اور مثال جس نے کئی سال کی ناکامی برداشت کی وہ ہے فلم سٹار ہیریسن فورڈ۔ 1960 کی دہائی کے وسط میں فورڈ نے اداکاری کی نوکریوں کی تلاش کی۔ انہیں ابتدائی کامیابی بہت کم ملی تھی اور انہیں فلم کے ذمہ داروں نے بتایا تھا کہ ان کے پاس سٹار معیار کا فقدان ہے۔ جب فورڈ کو اپنے اہل خانہ کی مدد میں تکلیف ہوئی تو اس نے اداکاری ترک کر دی اور بڑھئی کارپینٹر کی حیثیت سے کام کیا۔ اس کا تعارف جارج لوکاس سے ہوا تھا جس نے انہیں 1973 میں آنے والی فلم امریکن گریفٹی میں حصہ دیا تھا۔ کچھ سال بعد لوکاس نے انہیں سٹار وار میں ہان سولو کی طرح کاسٹ کیا اور فورڈ سٹارڈم کے راستے پر تھا، لہٰذا جب آپ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو وہاں ناکامی جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، یہاں صرف نتائج ہوتے ہیں، کچھ دوسروں کے مقابلے زیادہ کامیاب۔ ناکامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لائن کے اختتام کو پہنچ گئے ہیں اور یہ کامیابی ممکن نہیں ہے۔ کامیابی کا واحد وقت ناممکن ہے جب آپ ترک کریں۔ چھوڑنا حتمی ہے، لیکن عزم اور تندئی کے ساتھ جاری کوششوں کو کامیابی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کبھی ہمت نہ ہارو، نیور گیو اپ۔ 1990 کی دہائی کے اول میں ایک وسطی مغربی کمپنی کے مالک نے ہمارے بولنے والے پروگراموں کے ساتھ ساتھ ہماری مصنوعات اور اشاعتوں کے بارے میں استفسار کرنے کے لیے ہمارے دفتر کو فون کیا۔ اس نے اس کے ساتھ فون پر بات کی اور فوری طور پر کچھ معلومات بھیجی۔ جب ہم نے پیروی کرنے کے لیے فون کیا تو وہ کہنے لگے کہ وہ اس کے بارے میں سوچ رہے تھے اور ابھی فیصلہ نہیں لیا تھا۔ ولیم فیدر کہتے ہیں کہ دوسروں کے جانے کے بعد کامیابی بڑی حد تک پھانسی کی بات ہے۔ شروع میں ہم نے ہر ہفتے فون کیا، کوئی فروخت نہیں۔ پھر ہم نے مہینے میں ایک بار فون کیا، کوئی فروخت نہیں۔ کچھ سالوں تک ہم اس شریف آدمی کو کال کرتے رہے، ہم اسے سہمائی نیوز لیٹر اور اڑان بیچتے رہے، اور اس کے لیے ہمیں جو کچھ دکھانا تھا وہ تھا ایک کے بعد ایک ناکامی۔ لیکن 1998 کے موسم بہار میں ان کی کمپنی کے ایک نمائندے نے ہمارے دفتر کو بلایا اور مجھے ان کی فروخت کی ایک میٹنگ میں ایک محرک پروگرام پیش کرنے کے لیے رکھا گیا۔ جب میں ذاتی طور پر مالک سے ملا تو اس نے مجھ سے کہا، میں آپ کی ثابت قدمی سے متاثر ہوا تھا۔ آپ کے آفس کا کوئی شخص برسوں سے مجھے فون کرتا رہا اور ہمت نہیں ہارتا۔ یقینی طور پر ہم نے سالوں کی ناکامی کا مقابلہ کیا۔ جب ہم نے وہ فروخت کی
लेकिन ये सब उस फरोख्त के काबिल था। अहम सवालात: अगर आपको मतलूबा नताइज नहीं मिल रहे हैं या नाकामियों से आपकी हौसला शिकनी हुई है, तो आप अपने आप से ये सवालात पूछिए। नंबर 1, क्या मेरे पास गैर हकीकी टाइम टेबल है? हो सकता है कि आप कदम छोड़ दें और तवक्को करें कि फौरन ही बड़े पैमाने पर कामयाब हो जाए। आमतौर पर एक वक्त में एक कदम पर चढ़ने से कामयाबी हासिल होती, और आप हमेशा नहीं जानते कि अगली सतह तक जाने में कितना वक्त लगेगा। लिहाजा अपने साथ सब्र करें और अपनी पेशरफ्त का किसी और के साथ मवाजना करने के लालच का मुकाबला करें। आप दूसरे से आहिस्ता, कुछ से तेज तर तरक्की करेंगे। उम्दा रवैया बरकरार रखें, एक्शन लें, एडजस्टमेंट करें और नताइज आएंगे। नंबर 2, क्या मैं वाकई में इर्तिकाब करता हूँ? क्या आपको अपना मकसद हासिल करने की ख्वाहिश है? ये ज़रूरी है कि आप जो कुछ भी लेता है उसे करने पर राजी हो जाए और अपने मकसद को पाया तकमील से कबल तर्क करने के बारे में किसी भी सोच को तर्क कर दे। जब आप अपने काम से मोहब्बत करते हो तो अज़म करना ज़्यादा आसान हो। लिहाजा उन मकासद के पीछे चलिए जिनके बारे में आपको शौक है और दस्तबरदारी का सोचे भी मत। नंबर 3, क्या मुझ में बहुत ज़्यादा हौसला शिकनी के असरात हैं? नाकाम नताइज मायूस कुन हो सकते हैं, इसलिए हमें अपने आप को उन लोगों के साथ गहराव करने की ज़रूरत है जो हमारा साथ देते हैं और उन पर एतबार करते हैं। अगर आप ऐसे मनफी लोगों के साथ घूमते हैं जो इंतहाई तनकीदी हैं या जो अपनी ज़िंदगी में बहुत कम काम कर रहे हैं, तो आपकी तवानाई और जोश व खरोश ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा आपको हौसला अफजाई और कामयाबी की तरफ कूच करने के लिए ऐसे अफराद का नेटवर्क तैयार करना हो। नंबर 4, क्या मैं कामयाब होने की तैयारी कर रहा हूँ? किसी भी कोशिश में कामयाबी के लिए पूरी तैयारी की ज़रूरत हो। क्या आप अपने मकसद को पूरा करने के बारे में हर मुमकिन जानने के लिए इक़दाम कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि किताबें पढ़ना, कोर्सेज करना और अपने मैदान में इंतहाई कामयाब लोगों के साथ नेटवर्किंग करना। इसका मतलब हो सकता है कि आपके साथ काम करने के लिए किसी सरपरस्त की तलाश करना या कोच हासिल करना है। कामयाब अफराद हमेशा अपनी सलाहियतों को तेज करते रहते हैं। वो नाकाम नताइज हासिल करने वाले अक्सर ज़रूरी एडजस्टमेंट किए बगैर बार बार एक ही काम करते हैं। लिहाजा आरामदाह और पुरसकून बने। इस हकीकत को कबूल करें कि आपको ये सब पहले से मालूम नहीं है और अपने आप को ट्रैक पर रखने और आगे बढ़ने के वसाइल तलाश करें। नंबर 5, क्या मैं वाकई में नाकाम होने के लिए तैयार हूँ? इसका सामना करें। नाकामी नागुज़ीर है। कामयाबी से पहले आपको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। हमारे दिलों में हम जानते हैं कि हमारे कीमती सबक हमारी नाकामियों से ही हासिल होते। नाकामी तरक्की के लिए ज़रूरी है। नाकामी को आंख दिखा कर देखें और कामयाबी के अमल को कुदरती हिस्से के तौर पर देखें। तब नाकामी आप पर अपनी ताकत खो देगी। सच्ची बात यह है, जब आप नाकाम होने से नहीं घबराते तो आप कामयाबी के रास्ते पर हैं। अपने अहदाफ को हासिल करने की जुस्तजू एक नागुज़ीर अभी तक अहम जुज़्व के तौर पर नाकामी को खुशामदीद कर। थॉमस जे वॉटसन कहते हैं, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको कामयाबी का एक फार्मूला पेश करूं? ये बहुत आसान है। अपनी नाकामी की शरह 2 गुना कर दो। नाकामी को कामयाबी की तरफ मोड़ना। टर्निंग फेलियर्स इनटू सक्सेस। आपकी नाकामियां ऐसे तजर्बात सिखा रही हैं जो आपको एडजस्टमेंट की निशानदही करती। कभी भी नाकामी से छुपने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये उस नुक्ता नज़र की ज़मानत देता है कि आप अमली तौर पर कोई ख़तरा मोल नहीं लेंगे और बहुत कम हासिल करेंगे। जैसा कि बिवर्ली सिल्स ने एक बार रिमार्क्स दिए, अगर आप नाकाम हुए तो आपको मायूसी हो सकती है, लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करते हैं तो आप बर्बाद हो जाते हैं। नहीं, आप हर फरोख्त बंद नहीं करेंगे और आप हर सरमायाकारी पर पैसा नहीं कमाएंगे। ज़िंदगी जीत और खसारे का एक सिलसिला है। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा कामयाब ज़िंदगी में फातेह जानते हैं कि आप चलने से पहले ही रेंगते हैं और दौड़ लगाने से पहले ही आप चलते हैं, और हर नए मकसद के साथ नाकामियों का एक नया मजमुआ आता है। ये आप पर मुनसर है कि क्या आप उन मायूसियों को आरज़ी नाकामियों और चैलेंजों या नाकाबिले तख़य्युर रुकावटों की हैसियत से पेश करते हैं। अगर आप इसे हर शिकस्त से सबक सीखने और उसके हतमी नतीजे पर मरकूज रहने को अपना कारोबार बनाते हैं, तो कामयाबी के नतीजे में नाकामी आपको कामयाबी की तरफ ले जाती है। बाब नंबर 12, नेटवर्किंग जिसके नताइज मिलते हैं। नेटवर्किंग दैट गेट्स रिजल्ट्स। ज़िग ज़िगलर कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ हासिल कर सकते हैं अगर आप सिर्फ इतना ही मदद करेंगे कि दूसरे लोग अपनी मर्जी के मुताबिक
अपनी ज़िंदगी में हासिल करें। जब मैंने 1990 के मौसम ख़ज़ा में फ्रीलांस कॉपीराइटर स्टू कॉमन से मुलाकात की तो उसने एक नाकाबिले यकीन सिलसिला रद्द-ए-अमल का आगाज़ किया जिसने हमेशा के लिए मेरे कारोबार पर असर डाला। मुझे आपको ये बताने दो कि क्या हुआ। 1992 में स्ट्यू थिंक एंड ग्रो रिच न्यूज़लेटर के साथ ताउन करने वाला मुसन्निफ था। स्ट्यू की तजवीज़ पर उस न्यूज़लेटर ने मेरे बारे में सफ़ाए अव्वल की एक कहानी चलाई थी और मैं वकील होने से एक मुअर्रिख स्पीकर तक कैसे गया था। उसी दौरान मैंने उस न्यूज़लेटर के साथ एक मुआहिदा किया जिसमें वो मेरी इशाहत के ज़रिए मेरा रवैया सब कुछ है तिजारत फ़रोख्त करेंगे। हज़ारों अशिया फ़रोख्त हुई। थिंक एंड ग्रो रिच न्यूज़लेटर ने भी उनकी अशाहत में मेरे अपने ही मज़ामीन चलाना शुरू कर दिए। नतीजे के तौर पर मुझे उनके क़ारीन की कॉलें मौसूल हुई और मुझे बोलने की मुतअद्दिद मसरूफियात के लिए रखा गया। मुझे उनके एक ख़रीदार का ख़त भी मिला जिसका नाम जिम डोनोवान था जो उस वक्त न्यूयॉर्क में रहते थे। हम अच्छे दोस्त बन गए। जिम ने मुझे पब्लिशिंग इंडस्ट्री के पब्लिशर्स और दीगर वसाइल के हवाले किया। वैसे जिम ने अपनी बहुत सी सेल्फ हेल्प की किताबें लिखी जिनमें हैंडबुक टू अ हैप्पियर लाइफ भी शामिल है और ये आपकी ज़िंदगी है, लिबास बदलने का मुकाबला नहीं। जेफ केलर कहते हैं कि अगर आप मस्बत और पुरजोश हैं तो लोग आपके साथ वक्त गुजारना चाहेंगे और ये सब उम्दा चीज़ें इसलिए हुई कि मैंने स्ट्यू कॉमन के नेटवर्किंग में टैप किया और फिर थिंक एंड ग्रो रिच के न्यूज़लेटर के नेटवर्क और फिर जिम डोनोवान के नेटवर्क में। नेटवर्किंग की ताकत किसी भी चीज़ से कम नहीं है। अगर आपको इंतखाब दिया जाए तो क्या आप पसंद नहीं करेंगे कि बाद में कामयाबी के बजाय जल्द कामयाबी हासिल करें? ठीक है, नेटवर्किंग अपनी कोशिशों को फ़ायदा उठाने और उस रफ्तार को तेज़ करने का एक तरीका है जिसके नतीजे में आपको नताइज मिलते हैं। बहरहाल, आप जितने ठोस रिश्ते बनाते हैं कामयाबी के आपके मौके उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। नेटवर्किंग के फ़वाइद, द बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग। अगर आपकी कामयाबी यकीनी तौर पर आपके साथ शुरू होती हैं, आपकी वाबस्तगियों और लोगों के साथ ताल्लुकात के नतीजे में ये ऊंची सतह तक बढ़ जाती है। आसान अल्फाज में, आप अपने आप को बड़े पैमाने पर कामयाब नहीं कर सकते। इसी वजह से नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। इस सबक के मकासद के लिए आइए हम नेटवर्किंग की तारीफ बाहिमी फ़ायदे के लिए लोगों के साथ ताल्लुकात की तरक्की के तौर पर करते हैं। कारोबारी मैदान में नेटवर्किंग के दर्ज झेल फ़वाइद: नए क्लाइंट या कारोबारी लीड्स तैयार करना, एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार के मौके बढ़ाता है, अहम ओहदों को पुर करने के लिए सही लोगों की तलाश में मदद करता है, कीमती मालूमात और वसाइल मुहैया करता है, मसाइल को हल करने में मुआविन है। ज़ाती दायरे में नेटवर्किंग आपके लिए क्या कर सकता है, ये यहाँ है। आपको नए दोस्तों से मुतारिफ कराते हुए अपने मुआशरती ताल्लुकात को बढ़ा सकता है। आपको मुख्तलिफ नस्ली, सकाफती और फ़लसफ़ियाना पस मंज़र के लोगों से वाकिफ़ करने में मदद कर सकता है, कीमती मालूमात और वसाइल मुहैया कर सकता है, आपकी रूहानी नशोनुमा में हिस्सा डाल सकता है। अब जब हम जानते हैं कि नेटवर्किंग क्या कर सकती है, सवाल ये है कि हम अपने नेटवर्क की तासीर को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। मुझे उन 16 तकनीकों से गुजरने दो जिन्हें मैंने नतीजा खेज पाया है। मामलात को आसान बनाने के लिए मैंने इनको 4 अलग अलग लेकिन मुताल्लिका ज़ुमरे में तरतीब दिया है। नंबर 1, रवैया और अमल। नंबर 2, हवाला जात। नंबर 3, मवासलात। नंबर 4, फॉलो अप। नंबर 1, रवैया और अमल, एटीट्यूड इन एक्शन। नंबर 1, जीतने वाला रवैया पेश करें। जब बात नेटवर्किंग की हो तो रवैया ही सब कुछ है। अगर आप मस्बत और पुरजोश हैं तो लोग आपके साथ वक्त गुजारना चाहेंगे, वो आपकी मदद करना चाहेंगे। अगर आप उदास और मनफी हैं तो लोग आपसे बचेंगे और वो आपको अपने दोस्तों और साथियों के पास भेजने में हिचकिचाएंगे। नंबर 2, ग्रुपों और तंजीमों में फ़हाल तौर पर हिस्सा लें। मौसम नेटवर्किंग और रिश्ता सादी की तामीर में वाजिबात की अदायगी आपका नाम डायरेक्टरी में शामिल करने और मुलाकातों में हिस्सा लेने से कहीं ज़्यादा होता है। आपको ये जाहिर करना होगा कि आप वक्त निकालेंगे और ग्रुप में शराकत के लिए कोशिश करेंगे। आप किस किस्म की चीज़ें कर सकते हैं। शुरुआत करने वालों के लिए आप कमेटियों के लिए रज़ाकाराना खिदमत अंजाम दे सकते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऑफिसर या मेंबरों की हैसियत से खिदमत अंजाम दे सकते हैं। दूसरे मेंबरान आपका एहतराम करेंगे।
जब वो आपको आस्तीने खड़ा करते हुए और कोई काम करते हुए देखेंगे, वो आपके लोगों की महारत, आपके किरदार, आपकी इक़दार और आखिरी लेकिन कम से कम आपके रवैये के बारे में भी जान लेंगे। आइए एक लम्हे के लिए वापस इस ट्रू कॉमन पर जाते हैं। वो इश्तिहारी एजेंसियों में राब्ते बनाना चाहता था, लिहाजा वो 1984 में लॉन्ग आइलैंड एडवर्टाइजिंग क्लब में शामिल हो गया। स्टीव ने फौरन ही ग्रुप के इजलासों में शिरकत करना शुरू कर दी। जब उन्होंने मुतअद्दिद मंसूबों के लिए रज़ाकारों से मुतालबा किया तो स्टीव ने अपना हाथ बढ़ाया। वो सरगर्मी में शरीक हुआ। शामिल होने के 6 माह के अंदर किसी ने उसके पास पहुंचकर कहा, हम आपके बारे में अच्छी बातें सुनते हैं, आप एक मेहनती और बहुत ही ताकतवर आदमी हैं। क्या आप हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होना चाहेंगे? जैसा कि आप अंदाज़ा कर सकते हैं, स्टीव ने खुशी से कबूल किया और कुछ ही महीनों में उसने अपने कारोबार में काबिल ज़िक्र इजाफा देखा। 1999 के अव्वल में स्टीव ने मुझे बताया कि उसके मौजूदा कारोबार का 50% से ज़्यादा लोगों का पता लगाया जा सकता है, जिससे उसने लॉन्ग आइलैंड एडवर्टाइजिंग क्लब के ज़रिए मुलाकात की, जिससे ये साबित होता है कि मौसर तरीके से नेटवर्किंग करके लोग थोड़े ही अरसे में बड़े नताइज हासिल कर सकते हैं। अपने नेटवर्क में दूसरों की खिदमत करें। दूसरों की खिदमत करना आपके नेटवर्क से फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। आपको हमेशा सोचना चाहिए, मैं दूसरों की खिदमत कैसे कर सकता हूँ, इसके बजाय मेरे लिए उसमें क्या है। अगर आप किसी देने वाले के बजाय मायूस होकर या लेने वाले की हैसियत से आते हैं तो आप ऐसे लोगों को नहीं मिलेंगे जो आपकी मदद के लिए तैयार हो। दूसरों के लिए इजाफी मील तय करना अच्छी चीज़ों का बहाव आपके पास आने का बेहतरीन तरीका है। यूजिन बेंज कहते हैं कि हासिल करने वाले नहीं मिलते, देने वाले मिलते हैं। आप अपने नेटवर्क में दूसरों की खिदमत कैसे कर सकते हैं? कारोबारी लीड्स या मुमकिन ग्राहकों का हवाला देकर शुरू करें। इसके अलावा जब भी आपको कोई मजमून या दूसरी मालूमात नज़र आती हैं जो आपके नेटवर्क में किसी की दिलचस्पी हो सकती है, तो उस शख्स को मवाद आगे बढ़ाएं। जब मैं मौसर नेटवर्क्स के बारे में सोचता हूँ तो पहला नाम जो जहन में आता है वो है मार्क लिबेलेंक। मार्क उन बिजनेस मालिकान को पेशकशें पेश करता है जो अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं और फ़रोख्त कुनिंदगान को जो अपनी मसनूआत और ख़िदमात की ज़्यादा फ़रोख्त करना चाहते हैं। मैंने बहुत से लोगों को मार्क का हवाला दिया है। क्यों? वो एक बासलाहियत खिदमत पर मबनी शख्स है जो मेरी हौसला अफजाई के लिए और अपना कारोबार बनाने में मेरी मदद करने के लिए चला गया है। मार्क ने मुझे अपने नेटवर्क के लोगों से रब्ता किया जो मेरी मदद करने की पोजीशन में है। वो मेरी प्रेजेंटेशंस में अपने सामान तकसीम करता है। मार्क उन लोगों में से हैं जो सिर्फ देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। यही वजह है कि लोग मार्क की मदद करना चाहते हैं और यही वजह है कि उसका अपना कारोबार बढ़ रहा है। जैसा कि बाइबल कहती है, दे दो और वो तुम्हें दिया जाएगा। ये सच है। हवाला जात और रेफरल्स। नंबर 4, अगर आप किसी का हवाला देते हैं तो इस बात को यकीनी बनाएं कि वो शख्स आपके नाम का हवाला देने वाले के माखिज के तौर पर जिक्र करें। वाज़ेह हो। आइए फ़र्ज करें कि आप जॉन स्मिथ को अपने ग्राफिक डिज़ाइन जीन जोन्स के पास भेजने वाले हैं। आप जॉन से कह सकते हैं, जीन को फ़ोन करो और बराए करम उसे बताएं कि मैंने आपका हवाला दिया है। कुछ मिसालों में आप जीन को भी फ़ोन कर सकते हैं और उसे बताते हैं कि जॉन स्मिथ उससे रब्ता करेगा। फिर अगली बार जब आप जीन को देखें या बात करें तो ये पूछना याद रखें कि जॉन ने फ़ोन किया और ये कैसे निकला। आप जीन के जहन को तक़वियत देना चाहते हैं कि आप उसे ढूंढ रहे हैं और अपना कारोबार बढ़ाने में उसकी मदद कर रहे हैं। नंबर 5, मुंतखब रहो। आपसे मिलने वाले हर फर्द का हवाला ना दें। अपने नेटवर्क में आने वालों के वक्त का एहतराम करें। नाअहल लीडर्स का हवाला देना आप पर ख़राब असर डालेगा। अपने आप से पूछें कि कोई ख़ास हवाला वाकई आपके नेटवर्क पार्टनर्स के लिए अहम साबित होगा या नहीं। इस बात को जहन में रखें कि कलीद मयार की है, मिकदार की नहीं जो आपकी फराहमी है। मवासलात, कम्युनिकेशंस। नंबर 6, आप अच्छा सुनने वाले बने। क्या आपने कभी किसी से बात की है जो अपने और अपने कारोबार के बारे में बातें करता रहता है और आपके बारे में पूछने में कभी एक लम्हा भी नहीं लगाता? हम सब मैं एग्जाम में शामिल हो चुके हैं और वो आखिरी आदमी हैं जिनकी आप मदद करना चाहते हैं। लिहाजा अपनी गुफ्तगू में दूसरे लोगों पर तवज्जो दें। उन्हें अपने करियर और मफादात के बारे में बात करने दें। उसके बदले में आपको निगहदाश्त, फिक्रमंद और ज़हीन समझा जाएगा। आपको आखिरकार अपने बारे में बात करने की बारी मिलेगी। यकीनन ये डील कार्नेगी 101 है।
लेकिन ये काम करता है। नंबर 7, वक्तन फवक्तन लोगों को कॉल करें, सिर्फ इस वजह से कि आपको उनकी परवाह है। जब आपको कोई फ़ोन पर फ़ोन करे और कहें, अरे मैं आपके बारे में ही सोच रहा था कि आप कैसे हो, तो आपको कैसा लगेगा? मैं शर्त लगाता हूँ कि आपको 10 लाख रुपए की तरह महसूस होगा। अगर ऐसी बात है तो हम ज़्यादा बार यह कॉल क्यों नहीं करते हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं कि आप दूसरों की कामयाबी में मदद करके बेहतरीन और तेज़ तर कामयाब हो सकते हैं। हर अभी और कभी अपने नेटवर्क में लोगों को सिर्फ ये पूछने के लिए कॉल करें कि वो क्या कर रहे हैं और आप अपनी मदद और हौसला अफजाई की पेशकश करें। ये ठीक है, सिर्फ इस वजह से कॉल करें कि आपको उनकी परवाह है और इसी वजह से वो आपके साथ अच्छा सलूक करना चाहते हैं। हर दिसंबर में मैं फ़ोन उठाता हूँ और कुछ ऐसे क्लाइंट्स को फ़ोन करता हूँ जिनके साथ मैंने तवील अरसे से बात नहीं की। उन लोगों में से बहुत से लोगों ने सालों में मेरी कंपनी से किसी चीज़ का ऑर्डर नहीं दिया है। मेरी कॉल खुशकुन है और मेरा वाहिद एजेंडा दोस्ताना होना है। मैं उनको कुछ फ़रोख्त करने की कोशिश नहीं करता। मैं उस कारोबार की उनकी तारीफ़ करता हूँ जो उन्होंने मुझे माजी में दिया है, और मैं सिर्फ ये सुनना चाहता हूँ कि वो ज़ाती तौर पर, पेशा वराना तौर पर कैसे हैं। अगर कारोबार उन फ़ोन कॉलों से आता है तो बहुत अच्छा है। अगर कारोबार उन फ़ोन कॉलों से नहीं आता है तो बहुत अच्छा है। साल ब साल मुझे ये कॉल करने के नतीजे में कारोबार मिलता है। कोई कहेगा मुझे उन रवैये में से ज़्यादा ऑर्डर देने की ज़रूरत है, हर चीज़ का लेबल पिन है, या हमारी कंपनी की 6 महीनों में सेल्स मीटिंग हो रही है और वो चाहते हैं कि अब आप पेश करें। बराए करम ये समझो कि ये जोड़ तोड़ या मेरी तरफ से फ़रोख्त की तदबीर नहीं है। मुझे तवक्को नहीं है कि उन लोगों ने मुझे कारोबार दिया। मुझे वाकई उसकी परवाह है कि वो कैसे कर रहे हैं। कारोबार सिर्फ उनके साथ दोबारा मुंसलिक होने का एक मंसूबा है। नंबर 8, लोगों से मिलने के लिए रोज़मर्रा के मौके से फ़ायदा उठाएं। हेल्थ क्लब में या सुपरमार्केट में लाइन पर आप कहीं भी बेहतरीन राब्ते कर सकते हैं। आपको कभी मालूम नहीं होगा कि आपका अगला कीमती रिश्तेदार किस बीच से निकलेगा। जब मैं जिम जाता हूँ या सैर के लिए जाता हूँ तो मैं अक्सर रवैया सब कुछ है की कमीज़ पहनता हूँ। ये एक ज़बरदस्त आइस ब्रेकर है और लोग मेरे पास रवैये के बारे में बात करने आएंगे। इससे मुझे उनके बारे में जानने और अपनी कंपनी के बारे में बताने का मौका मिलता है। नंबर 9, हर फर्द को अहम समझो, ना सिर्फ बाअसर अफराद। घमंडी मत बनो। जिस शख्स से आप मिलते हो, ख्वाह वो लिबास हो या उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार हो सकता है जो आपकी मसनूह या खिदमत से फ़ायदा उठा सकता है। लिहाजा जब किसी से मीटिंग या पार्टी में किसी से बात करते हो तो उस शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जा कर दें और बराए करम मुझसे वादा करें कि आप उन लोगों में शामिल नहीं होंगे जो गुफ्तगू करने के लिए ज़्यादा अहम लोगों की तलाश में आसपास निगाह डालते हैं। ये वाकई मुझे नापसंद है। आप किसी के साथ बात कर रहे हैं और फिर वो किसी को अपनी आंखों के कोने से बाहर देखता है जिसे कोई आपसे ज़्यादा अहम समझता है। लिहाजा वो आपकी बातें सुनना छोड़ देगा और उस दूसरे शख्स से गुफ्तगू शुरू करने के लिए अचानक टूट पड़ता है। ऐसा मत करो। हर उस फर्द के साथ जिसका आप सामना करें वकार और एहतराम के साथ सलूक करें। नंबर 10, मीटिंगों और सेमिनारों में मुख्तलिफ लोगों से मिलने का एक नुक्ता बनाएं। हर महफिल में एक ही ग्रुप के साथ ना बैठें। अगरचा मुलाकात के एक हिस्से के लिए दोस्तों से बात करना बहुत अच्छा है, अगर आप नए चेहरों से मिलने के लिए इजाफी कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़वायद हासिल होंगे। 1994 में मैं नेशनल स्पीकर एसोसिएशन के सालाना कन्वेंशन में शिरकत के लिए वाशिंगटन डीसी में था। लंच में कुछ दोस्तों के साथ बैठने के बजाय मैं एक टेबल पर बैठ गया जहां मैं किसी को नहीं जानता था। उस टेबल पर बैठकर जॉन ब्रिज नामी एक औरत थी और हमने गुफ्तगू शुरू कर दी। उसकी कंपनी ऑफिस डायनेमिक्स इंतजामी दफ्तर के पेशावर अफराद के लिए बेहतरीन तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद करती है। पता चला कि जॉन भी एक बहुत बड़ी मोमिन है कि रवैया ही सब कुछ है, और तकरीबन 20 साल बाद वो अब भी मेरे रवैया सब कुछ है लेबल पिनों का ऑर्डर देती हैं और अपने तरबियती प्रोग्रामों में शामिल कुछ शुरका में तकसीम करती हैं। इसके अलावा जॉन अक्सर अपने प्रोग्रामों में मेरा अदब दिखाती हैं जिसमें मेरे लिए हज़ारों डॉलर का कारोबार होता है। सबसे अहम बात यह है कि जॉन एक बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। मैं बहुत खुश हूँ कि उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं बैठा क्योंकि मैं एक ज़बरदस्त मौके से महरूम हो जाता। नंबर 11, अपने राहत वाले इलाके से आगे जाने को तैयार रहो। मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी से अपना तारुफ करवाने की ख्वाहिश है तो ये करें।
आप ये सोचकर हिचकिचाहट महसूस करेंगे कि वो शख्स आपके साथ बात करने में बहुत अहम है या ज़्यादा मसरूफ़ है। यहाँ तक कि अगर आप घबराए हुए हैं तो ख़ुद को आगे बढ़ने और राब्ता करने पर मजबूर करें। वक्त गुजरने के साथ ही आपको ज़्यादा राहत मिलेगी। नंबर 12, आप जो चाहते हो उसके बारे में पूछिए। दूसरों की मदद करके आपने खुद मदद की दरख्वास्त करने का हक हासिल कर लिया है। शर्म मत करो। जब तक आपने अपने नेटवर्क में मौजूद लोगों की खिदमत करने की पूरी कोशिश की है, वो उस हक को वापस करने पर राजी होंगे। फॉलो अप। नंबर 13, किसी से पहली बार मुलाकात करने के बाद फौरी नोट भेजें। हम कहते हैं कि आप रात के खाने में शरीक होंगे और एक नया राब्ता करेंगे। जितनी जल्दी मुमकिन हो एक मुख्तसर नोट अरसाल करें जिसकी वजाहत आपको उससे मिलने और उससे बात करने में कितना अच्छा लगता है। अपने कुछ मवाद को मुंसलिक करें और शायद ऐसी मालूमात शामिल करें जो उस शख्स के लिए दिलचस्पी का बाहिस हो, जैसे तजारती मैगजीन का नाम और ख़रीदारी कार्ड। पूछिए कि क्या इस फ़र्द की मदद के लिए आप कुछ कर सकते हैं। जेफ केलर कहते हैं कि हर उस फ़र्द के साथ जिसका आप सामना करें, वक़ार और एहतराम के साथ सलूक करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपनी इब्तिदाई मुलाकात के 48 घंटों के अंदर अंदर नोट भेजें ताकि ये मौसूल हो जाए जब आप अपने राब्ते के जहन में ताज़ा रहो। नंबर 14, ताकतवर प्रेजेंटेशंस या मज़ामीन तस्लीम करें। अगर आप दिलचस्प प्रेजेंटेशन सुनते हैं या कोई ज़बरदस्त मजमून पढ़ते हैं तो स्पीकर या मुसन्निफ को एक नोट भेजें और उसे बताएं कि आपने उनके पैगाम से कितना लुत्फ़ उठाया और सीखा। 100 में एक शख्स ऐसा करने में वक्त निकालेगा, वो शख्स जो करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बोलने वाले और मुसन्निफीन ख़ास लोग हैं जो परस्तिश के अक़दार हैं। नुक्ते की बात यह है कि मुकर्रिरीन और मुसन्निफीन ने मुतअद्दिद सनतों का इहाता करने वाले लोगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया है। ऐसा नेटवर्क जिसमें आप टैप कर सकते हैं। नंबर 15, जब आपको कोई हवालादार या मददगार तहरीरी मवाद मौसूल होता है तो हमेशा आप शुक्रिया का नोट भेजें या अपनी तारीफ़ का इजहार करने के लिए कॉल करें। इस मशवरे पर सिर्फ उस सूरत में अमल करें जब आप मज़ीद हवालाजात और ज़्यादा मुफीद मालूमात हासिल करना चाहते हों। अगर आप उस शख्स को काफ़ी हद तक तस्लीम नहीं करते हैं तो उसका मुस्तकबिल में आपकी मदद करने का इम्कान बहुत कम होगा। नंबर 16, मुबारकबादी कार्ड और ख़त भेजें। अगर आपके नेटवर्क में किसी को तरक्की, एवॉर्ड या कोई दूसरा मौका मनाया जाता है, मिसाल के तौर पर किसी बच्चे की शादी या पैदाइश, मुबारकबाद का एक मुख्तसर नोट लिखें। हर एक को पहचाना जाना पसंद है, फिर भी बहुत कम लोग इस काम में वक्त लगाते हैं। इस अंदाज में सोचने समझने से ही आप खड़े हो सकते हैं। जब ख़ानदान के किसी फ़र्द की वफ़ात हो जाए तो कार्ड या मेमोरियल गिफ्ट भेजना भी मुनासिब है। आपके नेटवर्क की तामीर, बिल्डिंग योर नेटवर्क। मज़कूरा वाला पेश करदा नेटवर्किंग की तजावीज़ महज आइसबर्ग का इशारा है। आपको खुद अपने कई नए आइडिया के साथ आना चाहिए। कैसे? अपनी लाइब्रेरी या किताबों की दुकान में जाकर और नेटवर्किंग से मुतल्लिक बहुत सारी उम्दा किताबें तलाश कर और ये देख कर कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और अपने ख्यालात उस अंदाज में ढाल रहे हैं कि आपके मुताबिक हों। याद रखिए कि नेटवर्क वक्त के साथ साथ बनते हैं और ये अहम नताइज आम तौर पर फौरी तौर पर ज़ाहिर नहीं होते हैं। तो सब्र करो, ताल्लुकात की एक मजबूत बुनियाद बनाइए और उनको वसअत देने और मुस्तहकम करने के लिए जारी रखें। बड़े इनामात काटना शुरू करने से पहले आपको बहुत कुछ रखना पड़ेगा। एक आखिरी नुक्ता, आपके मैदान में बेहतरीन रहने के लिए नेटवर्किंग की बेहतरीन महारतें मुतबादिल नहीं हैं। आप एक PR के लाजवाब फ़र्द हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने काम में बासलाहियत नहीं हैं और मुस्तकिल सीखना और बेहतर करना चाहते हैं तो आपकी कोशिशों को मायूस कुन नताइज बरामद होंगे। अब आगे बढ़ो। इनमें से कुछ नेटवर्किंग तकनीकों को मुंतखब करें और उन्हें फ़ौरन नाफिज करें। अपने नेटवर्क की खिदमत और बेहतरी के लिए काम करें, तब वाकई आपके पास फ़ौज की एक फ़ौज होगी जो आपको कामयाबी में मदद देगी। अपना रवैया तब्दील करें और आप अपनी ज़िंदगी बदलें। चेंज योर एटीट्यूड एंड यू चेंज योर लाइफ। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि अपने हालात बदलने के लिए पहले अलग सोचना शुरू करें। 28 जुलाई 2006, अटलांटा, जॉर्जिया। मैंने अभी सैकड़ों लोगों को एक बड़े हॉल रूम में एक प्रेजेंटेशन देना ख़त्म किया।
جو ہفتے کے آخر میں منعقدہ سیمینار کے لیے اٹلانٹا آئے تھے، جس میں خود ترقی کے میدان میں کچھ بہترین مقررین شامل تھے، جن میں جم روہن اور باب پراکٹر شامل تھے۔ جیسا کہ آپ جان سکتے ہو، جم روہن اور باب پراکٹر سیلف ہیلپ انڈسٹری میں لیجنڈز ہیں۔ ہر ایک نے 40 سے زیادہ سالوں کے دوران دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں سے بات کی ہے۔ جب سبھی کمرے سے نکلے تو میں اپنی تمام چیزیں جمع کرنے ہی والا تھا، لیکن کسی وجہ سے میں ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ میں 1985 کی طرف لوٹ آیا، جب میں مندیر اور افسردہ ہو کر اپنی ماند میں بیٹھ گیا۔ اس وقت میں نے ابھی جم روہن اور باب پراکٹر کے آڈیو پروگراموں کو سننا شروع کیا تھا۔ اب 20 سال سے زیادہ کے بعد مجھے ان کے ساتھ ایک ہی سٹیج پر بولنے کا اعزاز ملا۔ یہ کیسے ہوا؟ میں نے خود سے سوچا۔ جواب مجھ پر بلند اور صاف آیا۔ میں نے اپنا رویہ بدلا۔ آپ نے دیکھا کہ جب آپ اپنا رویہ تبدیل کرتے ہیں تو کائنات میں چنگاریاں اڑ جاتی ہیں، آپ قوت یافتہ ہو جاتے ہیں، آپ کو نئے امکانات نظر آنے لگے، آپ حرکت میں آ گئے، آپ غیر معمولی نتائج حاصل کرنے لگے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، جب آپ اپنا رویہ تبدیل کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی بدل دیتے ہیں۔ اب میں آپ کے ساتھ مذاق کروں گا اگر میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے 20 سال کامیابیوں کا ایک جوڑا تھا۔ اس سے بہت دور مجھے راستے میں شکستوں اور ناکامیوں کا اپنا حصہ ہے، لیکن اس کتاب میں جن کامیابی کے اصولوں پر میں نے تبادلہ خیال کیا ہے، وہی ہے جس نے مجھے آگے بڑھتے رہنے کی ہمت، رہنمائی اور طاقت دی ہے۔ اپنی زندگی پر قابو پالے۔ ٹیک کنٹرول آف یور لائف۔ میں آپ کی اس بک کو پڑھنے کے لیے وقت نکالنے کے لیے تعریف کرتا ہوں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ واقعی اپنی ناقابل یقین صلاحیت کو بڑھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ پھر بھی اس کتاب کو پڑھنا آپ کی زندگی بسر کرنے کا واحد پہلا قدم ہے۔ جب آپ ان خیالات پر توجہ دیتے ہیں اور ان پر عمل درآمد کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں کچھ دلچسپ کامیابیاں پیدا کرنے کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں۔ ڈوروتا برینڈے نے کہا، اس طرح عمل کرے جیسے ناکام ہونا ناممکن تھا۔ آپ نے اعداد و شمار دیکھے ہوں گے کہ صرف 5% آبادی ہی اعلیٰ سطح پر کامیابی حاصل کرتی ہے۔ ایسا کیوں؟ 20 سال کی تحقیق کے بعد مجھے یقین ہے کہ یہ اس پر آتا ہے۔ وہ نایاب فرد ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر اس کتاب میں زیر بحث کامیابی کے اصول کا اطلاق کرتا ہے۔ وہ نایاب فرد ہیں جو مستقل طور پر مثبت رویہ برقرار رکھتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے خیالات اس کی حقیقت بن جائیں گے۔ وہ نایاب فرد ہیں جو اپنے استعمال کردہ الفاظ دیکھتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ کامیابی، اعتدال پسندی یا ناکامی کے لیے اپنے ذہن کو پروگرام کر رہا ہے۔ وہ نایاب فرد ہے جس کے پاس اس کے خوف کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہے، کیونکہ اسی جگہ اس کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ وہ نایاب فرد ہے جو ہر تاریک بادل میں چاندی کی پرت ڈھونڈتا ہے، اور وہ نایاب فرد ہے جو عہد کرتا ہے، مثبت رویہ اختیار کرتا ہے اور اس کام کو انجام دینے کے لیے استقامت رکھتا ہے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ان نایاب افراد میں سے ایک بنو۔ آپ میں آپ کے خوابوں سے کہیں زیادہ بننے کی صلاحیت ہے، آپ کے اندر عظمت ہے، اور آپ کا رویہ اس صلاحیت کو کھولنے کی کلید ہے۔ اپنا رویہ تبدیل کرنے سے میری زندگی بدل گئی، اور اگر اس سے بہتر رویہ میری زندگی میں معجزات کا کام کر سکتا ہے، یہ آپ میں بھی معجزات کا کام کر سکتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ڈاکٹر چارلز سوینڈل کے یہ الفاظ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے رویے کے جوہر کو پکڑ لیا اور یہ ہماری زندگی کی سمت پر کیسے حاوی ہیں۔ میں جتنا زیادہ زندہ رہتا ہوں، اتنا ہی مجھے زندگی پر رویے کے اثرات کا احساس ہوتا ہے۔ رویہ میرے نزدیک حقائق سے زیادہ اہم ہے، یہ ماضی سے زیادہ اہم ہے، تعلیم سے، پیسوں سے، حالات سے، ناکامیوں سے، کامیابیوں سے، دوسرے لوگوں کے خیال میں یا کیا کہتے ہیں یا کیا کرتے ہیں۔ یہ ظاہری ہنرمندانہ صلاحیت یا مہارت سے زیادہ اہم ہے۔ یہ ایک کمپنی، چرچ، ایک گھر بنائے گی یا توڑ دے گی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس دن کے لیے ہم اپنے رویے کے بارے میں ہر دن کا انتخاب کریں گے۔ ہم اپنے ماضی کو نہیں بدل سکتے، ہم یہ حقیقت نہیں بدل سکتے کہ لوگ ایک خاص طریقے سے کام کریں گے، ہم ناگزیر کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس صرف ایک تار جس سے ہم کھیل سکتے ہیں، اور وہ ہے ہمارا رویہ۔ مجھے یقین ہے کہ زندگی 10% ہے جو میرے ساتھ ہوتا ہے
और 90% में उस पर किस तरह का इजहार करता हूँ। और इसी तरह ये आपके साथ है, हम अपने रवैयों के इंचार्ज हैं। बहुत ताकतवर अल्फाज, क्या ये नहीं है? चार्ल्स स्विंडल ने जो कहा है उसे करें और आपके एक तार पर खेलो आपका रवैया। अब वक्त आ गया है कि आप अपने तर्ज अमल पर काबू पा लें। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी ही जिंदगी में मौजज़ात बनाना शुरू करें। आगे बढ़ें, अपने आप पर यकीन करें, अपने ख्वाबों पर अमल करने की हिम्मत और इस्तकामत रखें। और सबसे बढ़कर कभी भी ये ना भूलें कि रवैया ही सब कुछ है। खुदा आपके सफ़र में बरकत अता करें। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ हो तो ज़रूर आपके दोस्तों को भी होगा, तो लिहाजा इस फ़ायदे का ज़रिया आप बने। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे आने वाले वीडियोस भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे, तो लिहाजा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।